नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। बाजार में लगातार 5 दिनों की गिरावट हो चुकी है। निफ्टी आ गया है 25,000 के लेवल के नीचे और इन 5 सत्र में करीब 2% के आसपास की नरमी निफ्टी में देखने को मिली है। बाजार के लिए एक और टेंशन ये है कि ट्रंप की तरफ से टैरिफ को लेकर जो टेंट्रम है, जो तमाशा है, वो लगातार जारी है और अब ट्रंप ने फिर से टैरिफ वॉर छेड़ दिया है। 1 अक्टूबर से ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं के इंपोर्ट पर 100% टैरिफ का ऐलान किया गया है। इसका कितना असर होगा? क्या भारतीय कंपनियां जो जेनेरिक ड्रग्स ज्यादा एक्सपोर्ट करती हैं अमेरिका में, क्या उन पर भी ज्यादा असर आएगा? इसके आगे हम विवेचना करेंगे, समीक्षा करेंगे। लेकिन एफआईज की बिकवाली भी नहीं थम रही है। एक बाजार के लिए और ये टेंशन है और कल 29 अगस्त के बाद एफआईज की तरफ से बिकवाली का सबसे बड़ा आंकड़ा आया है 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का। तो बाजार को ये कितना परेशान करेगा? शुक्रवार का सत्र है, क्या पोजीशन आपको लाइट रखने में समझदारी है? ये तमाम चीजें, तमाम सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे और इन सवालों के जवाब देंगे अगले 2.5 घंटे में। एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे, उनके मन को टटोलेंगे, इंडेक्स का व्यू लेंगे, खबरों वाले शेयर होंगे, रिपोर्ट्स होंगे, बहुत कुछ होने वाला है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, कहीं जाएगा नहीं। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं 4 सबसे बड़े ट्रिगर्स के साथ जो आज आएंगे आपके काम। तो ट्रंप ने ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर 100% टैरिफ का ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के बाद हम देख रहे हैं कि एशियाई जो शेयर हैं फार्मा के, जापानी जो कंपनीज हैं, दाइची सैंक्यो हो गया, कुछ और कंपनीज हैं, उनके शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। क्या जेनेरिक ड्रग्स जो कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं उनके लिए थोड़ी सी राहत है? और क्या इस बात से भी राहत है कि ट्रंप ने पहले कहा था कि हम 250% का टैरिफ लगाएंगे? तो काफी चीजें अभी अनक्लियर हैं। ट्रंप ने ये सोशल मीडिया अभी पोस्ट किया है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर अभी साइन नहीं किए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन यह है कि सेंटिमेंटल इंपैक्ट आएगा और वो फार्मा शेयरों को परेशान निश्चित तौर पर करेगा। तो एक करेक्शन के लिए, एक गिरावट के लिए आप तैयार रहिए। वैसे फार्मा एक्सपर्ट को जोड़कर हम पूरे मुद्दे को बारीकी से समझेंगे आपके लिए। लेकिन लगातार तीसरे सत्र में अमेरिकी बाजार गिरे हैं। डाउ 173 अंकों की गिरावट पर बंद हुआ है। S&P 500, नेस्डेक में भी हमने गिरावट का दौर देखा है। लेकिन अमेरिका में 2 आंकड़े अच्छे आए हैं। एक तो जॉबलेस क्लेम्स के जो डेटा आए हैं, वो जितने अनुमान थे उतने नहीं गिरे, उतने नहीं आए हैं, अनुमान से कम आए हैं जॉबलेस क्लेम्स की। और जो जीडीपी ग्रोथ आई है सेकेंड क्वार्टर की, वो सरप्राइजिंगली 3.8% पर आई है अमेरिका में। तो दरें कितनी घटेंगी इस साल? क्या 2 रेट कट आएंगे यूएस फेड की तरफ से? इसको लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े शुरू होंगे। एशियाई बाजारों की बात करें, चौतरफा आज हम देख रहे हैं कि बिकवाली का माहौल है। गिफ्ट निफ्टी हालांकि कल ज्यादा गिर चुका है, तो आज हल्की सी नरमी के संकेत दे रहा है। और आप देखेंगे कोस्पी करीब 1.5% नीचे है। इसके अलावा हांगकांग में शुरुआत कमजोर हुई है, करीब 250 अंक नीचे हांगकांग का बाजार हैंगसेंग है। जापान के बाजार में भी आज हम नरमी देख रहे हैं। तो एशिया में चौतरफा नरमी है। लेकिन आईटी शेयर भी आज फोकस में रहेंगे क्योंकि एक्सेंचर ने FY26 के लिए 2% से लेकर 5% का रेवेन्यू गाइडेंस दिया है। कल हमने गिरावट का दौर देखा है। H1B वीजा इशू के बाद कुछ नई चीजें अमेरिका में आ रही हैं और आईटी शेयरों के लिए परेशानी क्रिएट कर रही हैं। आज क्या होगा? एक्सेंचर के इस गाइडेंस पर हम देखेंगे आईटी शेयरों को रिएक्शन देते हुए। तो आगे हम कंप्लीट एनालिसिस इसकी भी करने वाले हैं। चलिए, अब यहाँ पर ट्रिगर्स तो हमने समझ लिए हैं, लेकिन अभिषेक अब बारी आती है ग्लोबल ट्रिगर्स की। और ऐसे में यूएस के बाजारों से ट्रिगर काफ़ी अहम हो जाएगा क्योंकि जिस तरह का इकोनॉमिक डेटा आ रहा है, हालांकि मेरे ख्याल से महंगाई के भी आंकड़े आने वाले हैं अभिषेक, जिस पर नज़र रहेगी। लेकिन ओवरऑल जीडीपी के लिहाज से अगर हम देखें और पर्सनल स्पेंडिंग के लिहाज से देखें, मोमेंटम थोड़ा सा पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जहाँ पे थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली है, वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है। फिर से एक बार रेट कट्स को लेकर जो है हेडलाइंस बननी शुरू हो गई है कि इस तरह का डेटा आता हुआ कैसा मोमेंटम लेकर जाएगा रेट कट के लिहाज से। तो यूएस के बाजार पूरे हफ्ते के लिहाज से बताइएगा, जहां पर हमने देखा कि निचले स्तर पर क्लोजिंग हुई है थर्सडे को। ओवरऑल क्या मोमेंटम, और साथ ही एशिया के बाजारों के लिए की तरफ से क्या क्यूज? गिफ्ट निफ्टी तो यहां पर फिलहाल 24,950 के आसपास के संकेत दे रहा है। जी कविता, देखिए आज पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पीसी प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आने वाले हैं
और ये बहुत ही क्रूशियल डेटा होगा, इस पर नजर होगी यूएस फेड की भी। और अगर मान लीजिए महंगाई बढ़ के आती है तो फिर ये दरों में कटौती का जो मामला होता है ना, वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। और वो ट्रिकी क्यों होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी के जो बाकी इंडिकेटर्स हैं वो अच्छे हैं। अगर जॉबलेस क्लेम्स अगर गिर रहे हैं, अगर ग्रोथ अच्छी निकल के आ रही है, 3.8% की सेकंड क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ आई है, यानी कि अप्रैल से लेकर जून तक की। और ये सरप्राइजिंग है क्योंकि प्रीवियस जो एस्टिमेट थे, पहले 3.3 के थे सेकंड एस्टिमेट में, इनिशियल जो एस्टिमेट था वो 3% का था। तो उस लिहाज से अमेरिका की इकोनॉमी मतलब इस आंकड़े के बाद थोड़ी सी मजबूत दिखाई दे रही है। और फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने जेरोम पावेल पर हमला बोला है और कहा है कि मिस्टर टू लेट पावेल, दरें में ज्यादा कटौती नहीं करने के लिए। अब इस साल 2 कटौती की उम्मीद तो है, उम्मीद करके चलेंगे कि 0.25% की 2 कटौती यूएस फेड की तरफ से और आएगी। देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये सारी की सारी चीजें डेटा ड्रिवन है। और जेरोम पावेल का स्टेटमेंट भी आया था, उन्होंने कहा था कि शॉर्ट टर्म में महंगाई के ऊपर जाने और एम्प्लॉयमेंट के नीचे जाने का रिस्क है। तो ये डेटा कैसे आते हैं, आज काफी ये क्रूशल ये आंकड़े निश्चित तौर पर आने वाले हैं। अमेरिका की अगर हम बाजार की बात करें तो लगातार तीसरे सत्र में गिरावट हमने देखी है। और डाउ जोन्स कल 174 अंक गिरा है। नेस्डेक की बात करें तो 113 अंकों की गिरावट रही है। S&P 500 की बात करें तो वहां पर भी 33 अंकों की गिरावट है। तो ऊपरी स्तर से प्रॉफिट टेकिंग है, ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है। और ये गिरावट कोई ऐसी कोई सीवियर भी नहीं है। 174 अंक, अगर आप फ्यूचर्स को देखेंगे तो वहां से मिले जुले संकेत है। डाउ फ्यूचर आपको हल्की सी तेजी के साथ दिखाई देगा। नेस्डेक फ्यूचर्स में और S&P फ्यूचर्स में फिलहाल आपको सपाट कारोबार या फिर थोड़ी सी नरमी के संकेत वहां से आते हुए दिख रहे हैं। अगर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम एक्शन की बात करें तो ओरेकल के शेयर में कल 5.5% की गिरावट रही, टेस्ला में 4% की गिरावट रही। तो कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी वाले शेयर हैं या फिर AI रिलेटेड जो शेयर्स हैं उनमें वैल्यूएशन को लेकर एक रिस्क नजर आ रहा है। और एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। हमने देखा था कि हाल फिलहाल ओरेकल के शेयर में किस तरह से एक गजब की तेजी आई थी जब उन्होंने आगे का अपना FY30 तक का गाइडेंस दिया था। एशियाई बाजारों से संकेत कमजोर हैं और 3 दिनों की तेजी के बाद हम देख रहे हैं कि निकेई में सुस्ती, फिलहाल नरमी है। हांगकांग में कमजोरी है, कोरिया में कमजोरी है। और अन्य संकेतों की बात करें तो सोना थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन क्रूड में गर्मी बढ़ी है, लगातार 4 दिनों की तेजी हो गई है। और जो भाव हैं वो हैं करीब करीब $70 प्रति बैरल के आसपास के। लेकिन जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है टैरिफ का। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से टैरिफ बम एक बार फोड़ा है और ये कहा है कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग्स का, उन पर 100% का हम टैरिफ लगाएंगे। तो इसके मायने क्या हैं भारतीय इंडस्ट्री के लिए, ये कितना नेगेटिव है, इस पर जरा व्यू लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं GSK फार्मा के पूर्व VC एंड साउथ एशिया MD A वैदीश। मिस्टर वैदीश, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। सर, फर्स्ट कमेंट, क्योंकि ये माना जाता है और हमने ये ट्रेंड देखा है कि भारतीय जो कंपनीज हैं वो मेजॉरिटी वो जेनेरिक्स एक्सपोर्टर हैं। फिर भी जरा बताइए कि कितना इंपैक्ट आएगा और इस डिसीजन को आप किस तरह से देख रहे हैं? नमस्कार। प्राइमरीली आपको जानना चाहिए कि 95% ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका इज जेनेरिक, ओनली वेरी लिमिटेड पोर्शन। ये जो 2-3 कंपनी है वो लोग स्पेशलिटी, पेटेंटेड और ब्रांडेड बिजनेस वहां पर बेचते हैं। सो इसलिए करीबन इम्पैक्ट आउट ऑफ 8.4 बिलियन जो लास्ट ईयर हम लोग ने एक्सपोर्ट किया था अमेरिका के लिए, उसमें आपको फर्क पड़ेगा 300-400 मिलियन का अंदर परव्यू में आता है। उसके अंदर भी ये जो 3-4 कंपनी है वो लोग भी वहां पर मैन्युफैक्चरिंग, बिल्डिंग सब चालू किया है। सो जनरली आई थिंक ये जो टैरिफ है ना, इट विल हैव अ बिग इम्पैक्ट फॉर कंट्रीज लाइक आयरलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, जापान, क्योंकि उन लोगों का एक्सपोर्ट ज्यादा है वहां पर। इंडिया का तो बहुत कम फर्क पड़ेगा। पर फिर भी ये जो कंपनी है ना, 3-4 कंपनी है विच आई डोंट वांट टू नेम राइट नाउ, they will figure out how to manage this. In my opinion, impact is likely to be not significant.
वैदिश जी, हाय, गुड मॉर्निंग। कविता बोल रही हूँ मुंबई स्टूडियो से। और देखिए, आपने कहा कि इम्पैक्ट इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन सर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन भी हमें समझना होगा, क्योंकि मेक इन अमेरिका का एक लॉन्ग टर्म पुश देने की संभावना भारतीय कंपनियों की तरफ से भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। 2-3 कंपनियां आपने कहा कि उनका बहुत ज़्यादा ब्रांडेड दवाइयों का कारोबार है और उनके प्लान्स भी हैं। दर्शकों को लगातार हम बता रहे हैं, सन फार्मा, बायोकॉन जैसे कुछ नाम है। हालांकि इन कंपनियों को अब अपने कैपेक्स की अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके समझ में आएगा कि उनके भविष्य के प्लान क्या है। लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आप कैसे देखते हैं? और जितना यूएस कैपेक्स आप अनाउंस करेंगे तो उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं तो यहाँ पर जो लगाज होंगे उनको पनिशमेंट की जाएगी या उनके ऊपर हैवी ड्यूटी ये टैरिफ लगेगा। तो ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं इस ट्रेंड को? नहीं, ये तो जो बिल्कुल सही है जो आपने कहा। शॉर्ट टर्म में ये जो कैपेक्स का तो आउटफ्लो तो हो ही जाएगा, मगर लॉन्ग टर्म बहुत कंपटीटिव हो जाएगा ना, बिकॉज एवरी कंपनी विल बी कंपीटिंग इन अमेरिका विथ एन अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट। सो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी का भी बहुत फायदा है टू सेटअप मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशंस इन अमेरिका टू सर्व द अमेरिकन पब्लिक। सो फ्रैंकली इन माय ओपिनियन इट्स एन अपॉर्चुनिटी। शॉर्ट टर्म थोड़ा फर्क पड़ेगा, but I'm not too worried about it. वैदिश जी, एक चीज़ आपसे और समझना चाहेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं अमेरिका की भी डिपेंडेंस है भारत पर, क्योंकि आप अचानक से इंफ्रा क्रिएट नहीं कर सकते, आप अचानक से वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। और पहले भी ट्रम्प ने बातचीत ऐसी की थी कि वो 250% का टैरिफ लगाएंगे। तो ये ठीक है कि हमारा बड़ा एक्सपोर्ट अमेरिका को जाता है, हमारे टोटल एक्सपोर्ट का करीब 30% हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी दवाएं। क्या आप इसे कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो टैरिफ का जो नेट है, क्या इसको और वाइडन करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? जेनेरिक्स वगैरह भी इसके दायरे में आएगी या इसको बाहर ही रखेंगे वो? नहीं, अब तक मेरे ख्याल से वो बाहर ही रखेंगे, क्योंकि ये जो जेनेरिक है ना, वहां पर मैन्युफैक्चर करने में वो लोग को फायदा नहीं पड़ेगा, कुछ फायदा नहीं। आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये सब फुल ऑटोमेटेड प्लांट होगा। यू विल क्रिएट मैक्सिमम नॉट 10-15 जॉब, इसके लिए थोड़ी सप्लाई डिसरप्शन करेंगे। सो ब्रांड जेनेरिक बिजनेस में चाइना एंड इंडिया सप्लाइज अ लॉट, बट you don't make a big difference to American society. मेरे ख्याल से जेनेरिक बिजनेस यहाँ पर ये इसके अंदर नहीं आ सकता है, बट बोल नहीं सकता है at some point of time. But right now, I don't think that is a priority. It's all about branded and patented, which is what I told you. Ireland is almost $76 billion is an export America. They have to move their manufacturing to America, right? Not only India. बहुत बड़ा lot of countries have to suit to this new situation of creating jobs in America. वैदिश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुबह हमारे साथ जुड़े और ओवरऑल इस फार्मा टैरिफ की खबर पर दर्शकों को समझाइश दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हैव अ नाइस डे। नमस्कार। चलिए, लेकिन थोड़ा सा FIIs और DIIs, घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों के ट्रेंड को भी समझ लेते हैं। और अभिषेक, परसिस्टेंट सेलिंग विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से जो हमें आती हुई दिखाई दे रही है, लगातार बिकवाली का एक ट्रेंड है। और DIIs में भी हम देख रहे हैं कि खरीदारी के ट्रेंड्स यहाँ पर उसी मोमेंटम के साथ बने हुए हैं। 4,995 करोड़ का अभिषेक बिकवाली का आंकड़ा आता हुआ FIIs की तरफ से कल के सत्र में, और 5,100 के पार की खरीदारी की है DIIs ने। कैसे देखें इस ट्रेंड को, और ओवरऑल इस पूरे हफ्ते का भी अगर हम मोमेंटम जान सके, जहां पर कितनी ज्यादा बिकवाली हुई है और इक्का दुक्का सेशंस विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से अभिषेक हमने खरीदारी के आते हुए देखे हैं, जरा समझाइएगा डिटेल में। कविता, देखिए, लगातार चौथे सत्र में है जब हम देख रहे हैं कि FIs की तरफ से हेवी सेलिंग हो रही है। और ये जो आंकड़ा है कल का 4,995 करोड़ रुपए का, ये 29 अगस्त के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालांकि हमें याद रखना चाहिए कि कल ब्लॉक डील्स वगैरह भी थी, तो उसका थोड़ा इंपैक्ट आया होगा, लेकिन ये ट्रेंड रिवर्स ना होना थोड़ी सी चिंता की बात जरूर है। और अगर आप देखें तो इस महीने अब तक करीब 25,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग आ गई है FIs की। सितंबर के महीने में
सिर्फ 5 सत्र में एफआईज की तरफ से बाइंग हुई है और सिर्फ एक सत्र में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बाइंग रही है। उस दिन भी हमने देखा था कि ब्लॉक डील का इंपैक्ट आया था। तो ये चिंता की बात जरूर है। डीआईज अच्छी चीज है, हमें डीआईज को सैल्यूट करना चाहिए कि वो सारी के सारी जो बिकवाली एफआईज को उसको ऑफसेट करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और कल भी आप देखिए, अगर 5000 की अगर सेलिंग की अगर एफआईज ने, तो उससे थोड़ी सी ज्यादा 5100 करोड़ रुपए की डीआईज की तरफ से बाइंग आई है और टोटल जो बाइंग है सितंबर महीने की वो हो गई है करीब 50,000 करोड़ रुपए के आसपास की। तो ये एक चीज हो रही है। अब ये चिंता की बात ये है कि देखिए, थोड़े वैल्यूएशन भारत के स्ट्रेच थे, थोड़ा ज्यादा वैल्यूएशन असाइन कर दिया था एफआईज ने, ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने, और उस हिसाब से हमारी अर्निंग ग्रोथ निकल के आई नहीं थी। Q1 की जो अर्निंग ग्रोथ थी, यानी कि निफ्टी 50 कंपनियों की जो मुनाफे की ग्रोथ थी वो 9 से 10% के आसपास की रही, जो कि बाजार के एक्सपेक्टेशन से कम थी। अब उम्मीद ये करेंगे कि Q2 में, यानी कि सितंबर तिमाही के जब नतीजे आए, तो यहां पर अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो शायद वो जो गैप एक है ना वैल्यूएशन के वाला और अर्निंग वाला, वो हो सकता है कि थोड़ा सा वो ब्रिज हो और फिर से एफआईज का कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो। लेकिन तब तक लगता नहीं कि एफआईज वापसी करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। मैं ऑप्शंस के डेटा भी कविता चेक कर रहा था और अभी भी काफी ज्यादा शॉर्ट हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज, करीब 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं क्या ओपन इंटरेस्ट है शॉर्ट साइड पर। तो ये एक चिंता की बात जरूर है। लेकिन मैं एक आपको राहत की भी चीज बताता हूं और वो ये है कि जो उनकी लॉन्ग होल्डिंग है इंडेक्स फ्यूचर्स में, वो धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप देखेंगे 23 सितंबर को जो लॉन्ग होल्डिंग थी वो करीब 14% की थी। कल हमने आंकड़े देखे 14.5% की बात कर रहे थे, वो बढ़ के हो गई है 15.5% के आसपास की। तो इसमें थोड़ी बढ़ोतरी आ तो रही है, लेकिन अभी भी ये मतलब बहुत कम है। अभी काफी ज्यादा शॉर्ट्स हैं एफआईज, 84% शॉर्ट पोजीशन है। अब डीआईज सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कि दो चक्के हैं, एक चक्का तेजी से घूम रहा है, एक चक्का आपका जाम है और ये बाजार को लगातार परेशान कर रहा है। देखिए, एक एक करके बाजार ने सारे जो पॉजिटिव जो मैक्रो ट्रिगर्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। आपकी जीडीपी के अच्छे नंबर्स आए थे, आपकी जीएसटी कलेक्शन के नंबर अच्छे आ रहे हैं, आपके इन्फ्लेशन के नंबर अच्छे हैं, जीएसटी इतना बड़ा रिफॉर्म किया गया, जीएसटी 2.0, हमने कुछ सेक्टर्स में, कंजम्पशन वाले सेक्टर में उसका असर देखा है। लेकिन आप ये देखिए कि 24,630 जब पीएम मोदी ने अनाउंस किया था, 24,630, वहां से हम कितने ऊपर हैं? रफली 2%, 1.5% इतना ही ऊपर है। तो ये सारी चीजें एब्जॉर्व हो रही हैं और कहीं ना कहीं ये टैरिफ वाला जो मसला है ये भी थोड़ा ग्लोबल निवेशकों को परेशान कर रहा होगा, क्योंकि कि आगे भारतीय बाजार में क्या होगा। अब 50% डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, बीच में ऐसा कुछ लगा कि नहीं, भारत के प्रति उनके रवैये में थोड़ी सॉफ्टनेस आ रही है। लेकिन पिछले 2-3 सत्र में अगर हम देखेंगे तो कुछ उनके ऐसे डिसीजंस आए हैं, ऐसे उनके स्टेटमेंट आए हैं जिससे लग रहा है कि उनके जो हार्श जो उनका स्टांस था वो एक बार फिर से लौट के आ रहा है। और आज फिर से ये जो मसला है टैरिफ वाला फार्मा पर, अब ये थोड़ा लिमिटेड इंपैक्ट वैसे होगा, लेकिन सेंटिमेंट देखिए थोड़े अलग तरह से काम करते हैं। आज सेंटिमेंटली आप देखेंगे शेयरों को गिरते हुए, हो सकता है कि एक भारी गिरावट के बाद थोड़ी सी लोअर लेवल से पुलबैक की कोशिश हो फार्मा शेयरों में, लेकिन इंपैक्ट तो आएगा। तो आईटी कमजोर, एक बड़ा धड़ा है, आईटी में उनका निवेश ज्यादा आता है, एफआईज का वो थोड़ा सा रुक गया है। बैंकिंग फाइनेंशियल भी अगर हम प्राइवेट बैंकिंग की बात करें थोड़े से वीक लग रहे हैं, तो वहां पर भी नहीं आ रहा है। तो फिर वो उनके लिए गुंजाइश थोड़ी सी कम बच जाती है। बाकी वेटेज नहीं है, ऑटो का या फिर मेटल का, इन चीजों का वेटेज नहीं है। तो ये एक चिंता जरूर है। अब देखते हैं कि ये ट्रेंड रिवर्स कब होता है। शॉर्ट कवरिंग आ रही है, लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग उतनी नहीं है जो बाजार के मूड को भी अपलिफ्ट करने का काम करे। अभी काफी ज्यादा शॉर्ट पोजीशन है एफआईज की तरफ से। अभिषेक, ये सेटअप तो हम समझ चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा सा बाजार के आज के कारोबारी सत्र को समझते हैं, हल्की भाषा में, आसान भाषा में, आपकी और हमारी भाषा में। हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर संजीव मंगाट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर गुड मॉर्निंग। सर, शुक्रवार का दिन है ना, सब हल्का रखना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये ट्रम्प साहब देखिए, अच्छा 250% शुक्रवार का दिन है तो लोग अपना पोजीशन भी हल्का रख के जाएंगे। ये भी होने वाला है। अच्छा, 250% के मुकाबले अब यहाँ पर इन्होंने जो है 100% ब्रांडेड दवाइयों पर, ब्रांडेड पेट दवाइयों पर कर दिया है, जेनरिक को बाहर रखा है। पूरी खबर को हम कैसे समझे? एक्सपर्ट्स बता रहे हैं इक्का दुक्का कंपनियों पर ही इंपैक्ट होगा, क्या वाकई इक्का दुक्का इंपैक्ट है नियर टर्म में, या आज के सत्र को अगर हम देखें तो एकदम से रिएक्शन तमाम काउंटर्स और स्पेस पर तो हम देखेंगे ही? देखो, इसका मल्टीपल इंपैक्ट है, क्योंकि आपने ट्रंप ने जो पहले बोला था कि हम 250% करेंगे या जो भी करेंगे, अभी उन्होंने बोला कि 100% करने वाले हैं।
तो उस तरह से अगर आप देखा जाए तो थोड़ा सा अच्छा ही है, राइट, 250 से 100 से तो 100। बट आपको देखना पड़ेगा कि हम इंडियन मार्केट की तरफ से देखें तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जेनरिक्स कंपनीज को छोड़ दिया गया है, हाँ। ब्रांडेड और इनोवेटर और पेटेंटेड कंपनीज पे 100% का किया गया है। और ब्रांडेड में एक या दो कंपनीज हैं, सन फार्मा है जिनके कुछ एक या दो प्रोडक्ट्स हैं जो ब्रांडेड के अंदर आते हैं, स्पेशलिटी ड्रग प्रोडक्ट्स हैं जो आते हैं उसके अंदर, तो उसमें वो प्रॉब्लम आने वाली है। बट आप ये देखिए कि ट्रंप ने कहा है कि मैं 100% करूँगा उन कंपनीज पे जो अमेरिका में अपने प्लांट नहीं बना रहे। या तो ऑपरेट करनी चाहिए या उन्होंने अपना भूमि पूजन कर दिया, कर देना चाहिए, रुमाल रख दिया बेसिकली, सिंपल एज दैट। बट इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? इसका इम्पैक्ट ये है कि अगर एक प्लांट, फार्मा प्लांट को बनाने में 3 से 5 साल लग जाते हैं, क्योंकि पहले आपको प्लांट बनाना पड़ता है, फिर आपको मेडिसिन के फॉर्मुलेशन के लिए पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ता है, और उसके बाद आपको यूएस एफडीए का अप्रूवल भी चाहिए होता है। तो यूएस एफडीए का अप्रूवल नॉर्मली 18 महीने तक लगता है। एक बार आपका प्लांट बन गया और आप ड्रग बनाने जा रहे हैं, तो ये 3 से 5 साल का प्रोसेस है। और 3 से 5 साल में ट्रंप रहेंगे कि नहीं, अगले बार रहेंगे कि नहीं पता नहीं, बट पॉइंट ये है कि वो 3 साल के लिए तो आपको 200% देना पड़ेगा, पर वो 100% कौन देगा? आपके कंज्यूमर देंगे। तो एक तरह से वो इंडियन फार्मा कंपनी के लिए अच्छे हैं, क्योंकि जेनरिक्स बिकेंगे। क्योंकि अगर कोई ड्रग ऑफ पेटेंट जा रहा है और फिर जेनरिक्स आ जाते हैं, तो या ब्रांडेड ड्रग्स के अगेंस्ट जेनरिक्स हैं, तो जेनरिक्स ज़्यादा बिकेंगे। और उस चक्कर में इंडियन फार्मा जो जेनरिक्स दे रही है उनके लिए अच्छा है, वो एक तरह से अच्छा होगा। बट हमको ये भी सोचना चाहिए कि सेक्शन 232 का जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी भी चालू है। वो इन्वेस्टिगेशन करता क्या है? वो इन्वेस्टिगेशन ये बताना चाहता है कि जो भी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स यूएस में आते हैं, उस फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की जो कीमतें हैं वो यूएस कंपनीज के फार्मास्यूटिकल ड्रग की कीमतों के मुकाबले कितने कम है। क्या वो डंपिंग हो रही है या कि वो सस्ते में बेचे जा रहे हैं? अगर सस्ते में बेचे जा रहे हैं तो उनको कितना भाव बढ़ाना पड़ेगा टैरिफ लगा के, ताकि वो यूएस कंपनीज के बराबर आ जाए। आज के डेट में यूएस कंपनीज एक डिसएडवांटेज में है, क्योंकि वो उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो उनको भाव ज़्यादा रखना पड़ता है। और इंडियन कंपनीज या कोई भी जेनरिक कंपनी वो सस्ते में डालती है, तो उसकी वजह से उनके ऊपर उनके प्रॉफिटेबिलिटी में भी असर होता है। तो जो सेक्शन 232 का जो इन्वेस्टिगेशन है वो उस इशू को डिपिक्ट करेगा। तो ऐसा नहीं है कि पेटेंट और ब्रांडेड को हो गया तो जेनरिक्स को नहीं आएगा। 232 का इन्वेस्टिगेशन जब आएगा तो वो जेनरिक्स के ऊपर भी आएगा। तो वो जब भी आएगा हमको उसको देखना पड़ेगा कि कब आएगा वो। सजीत सर, गुड मॉर्निंग। यही मसला थोड़ा सा और समझते हैं। अगर हम निफ्टी फार्मा की बात करें तो पिछले 6 महीने में ये तमाम धमकियों के बावजूद, तमाम इनके टेंट्रम के बावजूद भी +3% अप है। अब आप कह रहे हैं कि ये जेनरिक पर उतना इम्पैक्ट आएगा नहीं, लेकिन ये है कि सेंटिमेंटल इम्पैक्ट तो शुरुआत में शायद हम देखेंगे। तो जो निवेशक हैं फार्मा कंपनीज के, उनकी स्ट्रेटजी सर क्या होनी चाहिए आज के सत्र में? देखिए, निवेशक जो है फार्मा कंपनीज के आपको फंडामेंटल्स में देखना पड़ेगा। एंड अगर आप हमारे चैनल में जो एनालिस्ट भी जो आ रहे हैं वो जो बता रहे हैं वो यही है कि अगर फार्मा कंपनीज का जो डोमेस्टिक ऑपरेशन है या डोमेस्टिक एक्सपोजर जिन फार्मा कंपनीज का ज़्यादा हाई है, उसमें वो एक डिफेंसिव बेट्स बन आ रही हैं। आज के डेट में जेनरिक्स के लिए ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, बट कल को अगर इम्पैक्ट आता है तो वही कंपनीज इम्पैक्ट होंगी जिनका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होता है यूएस मार्केट में। जैसे कि आपके लुपिन हो गया, डॉक्टर रेड्डीज़ हो गया, या बाकी जेनरिक्स हैं जो बेचती हैं, मीन्स औरोबिंदो है। ये सारे जो कंपनीज हैं जो जिनके हाई जेनरिक्स एक्सपोर्ट्स हैं यूएस में, उनको ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। बट फ्रॉम एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू आप वो स्टॉक्स देखिए जहाँ पर जिनका डोमेस्टिक एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि डोमेस्टिकली मार्केट अगर 8 से 10% भी बढ़ रहा है तो वो काफ़ी है इन सारे कंपनीज के अर्निंग्स को सस्टेन करने के लिए। और ये जो अनसर्टेनिटी जो आ रही है टैरिफ की वजह से, वो इन डोमेस्टिक कंपनीज में उतना नहीं होगा। सो वो उस हिसाब से देखिए। और हमको
कुछ कमेंट्री तो अभी आने वाले अर्निंग सीजन में भी मिलेगी इन सारे कंपनी से कि वो क्या समझ रहे हैं कैसे होगा, और उनको आज जितना हमें खबर है उतना ही उन्हें खबर है आज सुबह। तो द प्रॉब्लम ये है कि ब्रांडेड और पेटेंट में आपने 100% टैरिफ लगा दिया अक्टूबर 1 से, और उसमें इंडियन कंपनीज बहुत कम हैं। और दूसरा जो है कि सेक्शन 232 का जो इन्वेस्टिगेशन है वो आया नहीं है, तो जब वो आएगा तो उसमें किस तरह से टैरिफ आएंगे वो पता नहीं है। पर ये इतना ज़रूर है कि अब स्ट्रीट ये मानने लगेगा कि अब 100% से ऊपर तो जाने वाला नहीं है, उससे कम ही होगा, अगर आएगा भी तो जेनरिक्स में। पर उसका कॉस्ट कौन करेगा, कॉस्ट कौन लेगा, वो बहुत बड़ा डिबेट है। बिकॉज अगर आप यूएस कंज्यूमर को देखेंगे तो कॉस्ट उसके ऊपर आएगा, और उसकी वजह से जो है वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो पावल के लिए जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ती जाएगी, बिकॉज वो आज के डेट में लेबर मार्केट को एड्रेस कर रहे हैं रेट कट के साथ। अगर इन्फ्लेशन यहाँ से बढ़ेगा तो वो आगे जाके रेट कट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तरह से डिलेमा है पावल के लिए भी और मार्केट के लिए भी कि भाई अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्या इम्पैक्ट होगा रेट कट साइकिल पे। अच्छा सर, फार्मा पर तो हमने बात करी, लेकिन कुछ और भी ऐलान हुए हैं, जैसे कि हैवी ट्रक्स पर ऐलान हुआ है लगभग 25% टैरिफ का। उसके अलावा किचन कैबिनेट्स हो गया, बाथरूम कैबिनेट्स हो गए, फर्नीचर अपहोल्स्ट्री हो गई, इन पर भी इन्होंने टैरिफ लगा दिया। जी, ये सारी चीज़ें ना काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मेक्सिको और कनाडा या बाकी कंट्री से आती हैं वहाँ पर। यूएस में बनाने वाला नहीं है ना, वो एक तरह से इम्पोर्टेड आता है। तो चाइना है, स्वीडन है, आइकिया जैसे ग्लोबली सोर्स करके डालता है वो है। सो वैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट फर्निशिंग में हमारा उतना एक्सपोजर नहीं है। आई थिंक स्टैनले के पास थोड़ा सा एक्सपोजर है, वो फर्निश गुड्स बेचता है, उसके अलावा कोई नहीं है। दूसरा जो है आपका हैवी ट्रक्स का, इंडिया कोई हैवी ट्रक्स नहीं एक्सपोर्ट करता यूएस को। पर इंडिया हैवी ट्रक्स के लिए जो इक्विपमेंट है या एंसिलरी यूनिट्स है या कंपोनेंट्स है वो करता है। भारत फौज हो गया, आरके फोर्जिंग हो गए, जो क्लास 8 ट्रक्स के लिए करते हैं। और ये सारे ट्रक्स जो हैं वो जो अभी आप जब ये इंपोर्ट होंगे यूएस में तो उसमें हायर टैरिफ लगेगा। अगर वो टैरिफ की वजह से सेल्स हिट होंगी तो ये इन कंपनीज को भी हिट होगी, इनडायरेक्टली हिट होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द ट्रक्स जो हैं वो जो बनते हैं वो आइदर आपके मेक्सिको में होंगे या कनाडा में होंगे या उस एरिया में होंगे, ताकि वो बन के सीधा यूएस में जाए। तो वो आपको वो देखना पड़ेगा कि किस हद तक उनका सेल्स इम्पैक्ट होगा, जिसको हम कहते हैं क्लास 8 ट्रक्स, जो हर महीने उसका डेटा आता है कि भाई क्लास 8 ट्रक्स पे कैसे। जैसे हमारे यहाँ पर सियाम होता है या फाडा होता है, जो डेटा देता है कि कौन सी गाड़ी कितनी बिकी। वहाँ पर क्लास 8 ट्रक्स की सेल्स के ऊपर हम ट्रैकिंग होती है, क्योंकि उसके बेसिस पे पता चलता है कि डिमांड कैसा है हैवी ट्रक्स का। तो वो ट्रक्स को हम सप्लाई करते हैं कंपोनेंट्स, फोर्जिंग्स वगैरह। तो वो इम्पैक्ट आ सकता है थोड़ा बहुत अगर ये कंपनीज की सेल्स हिट होती हैं। देखना पड़ेगा। जी सर, एक आखिरी सवाल आज बाजार को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्केट में रिवर्स गियर लग गया है और नेगेटिव खबरों की टैरिफ के फ्रंट पर फिर से शुरुआत हो गई है। कल हमने देखा कि 25,000 का लेवल निफ्टी ने तोड़ दिया और साइकोलॉजिकली 55,000 के नीचे जाके निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दी है। क्या करना चाहिए निफ्टी और निफ्टी बैंक में, आपके तरफ से रणनीति क्या होगी आज? देखिए, मैं कल का बाज़ार के बारे में बोलूँ तो कल हमने काफ़ी कुछ देखा लास्ट हाफ एन आवर में। निफ्टी बैंक में हमने देखा कि काफ़ी गिरावट आई है निफ्टी बैंक की। वो इसलिए आई थी क्योंकि काफ़ी सारी हाई वैल्यू डिलीवरी हुई थी HDFC बैंक में, ICICI में, बजाज फाइनेंस में, ये तीनों में हाई डिलीवरी हुई थी। एक नंबर दूँ तो आंकड़े दूँ आपको तो मैं HDFC बैंक में 2,000 करोड़ का डिलीवरी था कल अलोन। और ये जो था, अगर आप इंटरडे चार्ट देखेंगे निफ्टी बैंक का, वो 3 बजे के आसपास सीधा नीचे को गिरता है वो। और वो इसलिए गिर रहा था क्योंकि एक तो उसमें काफ़ी रोल ओवर और ट्यूसडे को जो अपना एक्सपायरी है उसकी वजह से वो काफ़ी हलचल भी मच रही थी उसमें, तो पोजीशंस लिए जा रहे थे। बट निफ्टी का अगर हम बेंचमार्क का देखेंगे तो हमने कल भी बोला था कि डाउनवर्ड बाइस है
और अगर सपोर्ट मिलेगा तो 24,900 पे मिलेगा, पर निफ्टी जाके 24,900 के थोड़े से नीचे जाके बंद हुआ है। आज के डेट में अगर हम देखें तो 24,800 पे सपोर्ट है, बट ग्लोबल इवेंट्स काफ़ी सारे हैं जो इसको जिसकी वजह से मेरे हिसाब से आज के अगर ट्रेडर्स अपने पोजीशंस रखे हुए हैं तो वो वीकेंड के लिए नहीं रखने वाले, वो आज ही क्लोज आउट करेंगे उस पोजीशंस को, क्योंकि वीकेंड में और अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है। तो वो एक कारण है कि हम देखेंगे कि कुछ एक्टिविटी होगी तो वो लास्ट 1 आवर ऑफ ट्रेड में हम देखेंगे उधर 25,100 के आसपास काफ़ी कॉल राइटिंग हो रही है। 25,000 में हो रही है कॉल राइटिंग, जो एक इंडिकेशन देता है कि मार्केट अभी ना थोड़ा सा कंसोलिडेशन में फिर से जाने वाला है और 25,000 के ऊपर जाने में उसको प्रॉब्लम हो रही है। हमने ये देखा है कि 25,000 के ऊपर वो कंसिस्टेंटली रह नहीं पा रहा है, जब भी ऊपर जाता है तो सेलिंग आ जाती है और नीचे आ जाता है। तो वो एक कारण है, और वो कारण ये भी है कि आज की डेट में जो वैल्यूएशन है वो भी थोड़े से हमारे रिच हैं। 20 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स का जो निफ्टी का वैल्यूएशन है वो आज के डेट में बाकी कंट्रीज़ के बराबर देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है। चाइना पिछले कुछ महीनों में 6-8 महीनों में उसका पी जो है 8 से बढ़ के 14 या 15 हो गया है, बट इंडिया का पी जो है 22 से 20 हुआ है। तो ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ है इंडिया के उसमें, और जो डिफरेंशियल है वो भी अभी भी ज़्यादा है दोनों के बीच में। सो वो एक वैल्यूएशन रहेगा अर्निंग्स को लेके, और अगर अर्निंग्स आएंगी तो वो ऊपर जाएगा। पर आज के डेट में निफ्टी बैंक जो है 55,000 के नीचे आया है। वो एक तरह से एक सिंबॉलिक ब्रीच है जो मेरे ख्याल से आई थिंक वो वापस एक बार जाने की कोशिश करेगा। और स्पेशली इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कल के डेट में हमने देखा कि निफ्टी बैंक में लगभग 1400 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है एक दिन में, बहुत ज़्यादा हुआ है। और ये जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो है वो एक्सपायरी से पहले का है, तो रोल ओवर कम हो रहे हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी में 35% रोल ओवर हो गया और निफ्टी बैंक में लगभग 30% के आसपास का रोल ओवर हुआ है। सो ये जो आज और आप मंडे के ट्रेड देखेंगे उसमें काफ़ी रोल ओवर होने वाले हैं, और पोजीशंस जो हैं थोड़े से लाइट होने वाले हैं आगे जाके। ठीक है सजी सर, एक आखिर में एक आपसे आईटी पर व्यू चाहेंगे, क्योंकि एक्सेंचर के नतीजे तो अच्छे हैं। रेवेन्यू के फ्रंट पर 7% की ग्रोथ हमने देखी है रेवेन्यू में, लेकिन वो एआई लेड सर्विसेज से है। FY26 का जो ग्रोथ गाइडेंस दिया है रेवेन्यू का, वो दिया है 2 से 5% का। हालांकि हमने विप्रो और इन्फोसिस के एडीआर में नरमी देखी है। तो आईटी कंपनीज के लिए इन गाइडेंस के और इसके नतीजों के मायने क्या हैं और आज क्या करना चाहिए? देखिए, एक्सेंचर के हमारे यहाँ पर जो स्ट्रीट जो देखता है वो दो कंपनीज को देखता है। इंडियन कंपनीज के अर्निंग्स से पहले एक्सेंचर के अर्निंग्स आते हैं, और इंडियन कंपनीज के अर्निंग्स के बाद कॉग्निजेंट के अर्निंग्स आते हैं। इन दोनों के बीच में इंडियन कंपनीज के अर्निंग्स रहते हैं। एक्सेंचर हमको बता देता है कि क्या एक्सपेक्टेड है, और कॉग्निजेंट हमको बताता है कि ओवरऑल टेक हमको देता है कि भाई मार्केट कैसा रहेगा। इस बीच में जो अभी अगर हमने देखें कल का एक्सेंचर का अर्निंग्स, उसमें उसका जो अर्निंग्स का जो रेवेन्यू गाइडेंस है उसने अच्छी तरह मीट किया है, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन में था। इंडियन आईटी के लिए दो या तीन चीज़ें हैं जो यहाँ से देखी जा सकती हैं। एक, एक्सेंचर का जो गाइडेंस है 2 से 5% का, वो ये फैक्टर करता है कि अगर डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स वो होते हैं जो क्लाइंट्स जो हैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो देते हैं या इमीडिएट प्रोजेक्ट्स देते हैं, वो अगर वो स्पेंड्स आ जाते हैं तो 5% हो जाएगा। अगर वो स्पेंड्स नहीं होंगे तो 2% होगा। एक्सेंचर का ये कहना है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में अभी कोई कटौती नहीं हुई है, पर प्रॉब्लम ये है कि स्पेंड्स में कटौती नहीं हुई है, पर ऑर्डर्स जो हैं एग्जीक्यूट भी नहीं हो रहे हैं। इंडियन आईटी कंपनी बोलती है कि हमको ऑर्डर्स मिल रहे हैं पर हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट बोल रहा है कि अभी मत करो, इसको बाद में करो। तो वो जो एक इशू है वो कमेंट्री जो है हमें पता चलेगा इंडियन आईटी कंपनी के अर्निंग्स के साथ। टीसीएस पहला कंपनी है जो 9 तारीख को अर्निंग्स लेकर आ रहा है, तो उसमें हमको पता चलेगा। दूसरा जो है
एक्सेंचर के लिए नॉर्थ अमेरिका और आपका BFSI अच्छा रहा है, दोनों ग्रोथ दिखाए हैं। इंडियन आईटी कंपनीज के लिए भी नॉर्थ अमेरिका और BFSI एक मेजर चंक है रेवेन्यू का। अगर ये दोनों अगर एक्सेंचर के लिए अच्छे रहे तो इंडियन कंपनीज के लिए भी वो अच्छे रहेंगे। तीसरा जो है मैन पावर का, जो है एक्सेंचर का मैन पावर घटा है ईयर ऑन ईयर, हमको वो इंडियन कंपनीज में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि AI आके लो एंड कोडिंग जॉब्स को ले जा रहा है, जिसकी वजह से आपका मैन पावर कम हो रहा है, तो इंडियन कंपनीज में भी वो आपको देखने को मिलेगा। और चौथा जो है कि मार्जिन में जो हल्का सा प्रेशर है वो भी देखने को मिलेगा, बट हमारा रुपी जो है थोड़ा सा डिप्रिशिएट हुआ है डॉलर के अगेंस्ट, तो वो थोड़ा सा कुशन रहेगा, जिसको कहते हैं कि करेंसी कुशन जो है वो रहेगा इंडियन कंपनीज के लिए रुपी टर्म्स में, तो वो देखने को हमें मिलेगा। क्या इंडियन कंपनीज अपना गाइडेंस बढ़ाएंगी? इस वक्त ऐसा नहीं लगता कि इंडियन कंपनीज अपना गाइडेंस बढ़ाएंगी। अगर वो सेम गाइडेंस रखेंगी, जैसे सब ने बोला है कि इन्फोसिस ने अपना गाइडेंस दिया है और TCS ने कहा कि पिछले साल से हम ज़्यादा करेंगे, तो अगर वो उसको भी मेंटेन कर लेती हैं तो मेरे हिसाब से IT कंपनीज अब एक तरह से स्टेबल ही रहेंगी उनकी कमेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट निफ्टी IT का वैल्यूशन देखेंगे आप तो लगभग 22 टाइम्स है फॉरवर्ड अर्निंग्स, जो कि 10% प्रीमियम पे है निफ्टी से, और ये इसलिए डिस्पाइट 25% अंडर परफॉर्मेंस हुआ है निफ्टी के कंपैरिजन में। तो आप ये देखिए कि या निफ्टी IT जो है वो काफ़ी हद तक गिरा है, वैल्यूशन अभी भी रिच है, और हेडविंड्स जो हैं बहुत सारे हैं, जैसे कि आपके AI डिस्ट्रप्शन में क्या होगा इंडियन IT कंपनीज़ का, GCC ट्रेंड्स जो हैं वो अगर बढ़ जाते हैं तो इंडियन IT कंपनीज़ का क्या होगा, और H1B वीज़ा जो लेटेस्ट रेगुलेटरी इशू जो आ रहा है वो भी एक इशू है जो आगे जाके आएगा। तो ये होलिस्टिकली आपको देखना पड़ेगा IT कंपनीज कैसे अपने कमेंट्रीज देने वाली हैं जब उनका अर्निंग सीजन आएगा अगले 10 दिन में। ऑलराइट, चलिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और आज बाजार का सेटअप समझाने के लिए और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए यहाँ पर आपको आज के कारोबार के लिए हमने तैयारी तो करा ली है, लेकिन अब एक्सपर्ट्स का भी जुड़ना शुरू हो चुका है। सीधा उन्हीं के पास हम जाते हैं और उनके आज के ट्रेड्स लेते हैं। हमारे साथ रूपक डे, LKP सिक्योरिटीज़ और साथ ही वैशाली पारेख प्रभुदास इजाजत से हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग, आप दोनों का स्वागत है। और वैशाली, आपके पास आऊँगी सबसे पहले, और आपके आज की ट्रेडिंग कॉल्स बताइएगा पहले। वेरी गुड मॉर्निंग। सो मेरा एक बाय स्ट्रैटेजी रहेगा और एक सेल स्ट्रैटेजी रहेगा। सो बाय में हम देख रहे थे कि MCX में एक अच्छा सा ट्रेंड बन चुका है, एंड आई थिंक कल का जो मार्केट जो वीकनेस दिख रही थी उसमें से भी MCX में स्ट्रेंथ दिख रही थी। सो एक पोजिशनल ट्रेड बन सकता है, बिकॉज वी डोंट नो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा पोस्ट निफ्टी के टैरिफ इश्यूज। सो 7850 के स्टॉप लॉस के साथ मैं पोजिशनल ट्रेड दूंगी। टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट विल बी 8300, एंड फ्रॉम देयर ऑन उसके बाद हम देखेंगे, रीचेक करेंगे, और सस्टेन करता है तो 8500 भी आ सकता है। और दूसरा सेल में है TCS, कल 3000 का लेवल तोड़ा है TCS ने। सो 3050 के स्टॉप लॉस के साथ TCS सेल होगा 2700 के टारगेट के लिए। एक बाय है और एक सेल है वैशाली जी की तरफ से। TCS में 3050 का स्टॉप लॉस लगाइए और 2700 के टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा लग रहा है, 100 रुपये ऊपर का स्टॉप लॉस है और करीब करीब 250 रुपये नीचे का टारगेट है TCS में। और इसके अलावा MCX में 7850 का स्टॉप लॉस आप लगा के इसको लॉन्ग कीजिए 8300 और 8500 के टारगेट के लिए। तो एक लॉन्ग और एक शॉर्ट वैशाली मैम की तरफ से। रूपक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बताइए आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं, कहाँ कन्विक्शन है आपका? क्या आपके भी ऐसे ही एक लॉन्ग एक शॉर्ट, या दोनों बाइंग के सौदे हैं आपके पास? डेफिनेटली निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो सेंटिमेंट है वो अनसर्टेन है। मोरलेस वीक ही बोल सकते हो, क्योंकि निफ्टी 25,000 के नीचे क्लोजिंग दिया तो डिसाइसिव हो गया ब्रेकडाउन, फिर बैंक निफ्टी भी 55,000 के नीचे क्लोजिंग दिया। बट ब्रॉडर मार्केट में कुछ स्टॉक्स में बाइंग हो रहा है, तो मेरा पहला कॉल रहेगा BEL पे। इस स्टॉक ने टेक्निकल फॉर्मेशन अच्छा बनाया, एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनाया, तो ये और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। RSI में भी पॉजिटिव क्रॉसओवर आ रहा है आवरली चार्ट पे, तो यहाँ से बाई की सलाह रहेगी।
और टारगेट रहेगा अराउंड 417 और नीचे स्टॉप लॉस लगाना होगा 393 पे। दूसरा कॉल रहेगा हिंजी। ये स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन जो चल रहा था पिछले कई दिनों से, उसका एक ब्रेकआउट आया स्टॉक में और सेंटिमेंट पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि ये कंटिन्यूअसली इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो बाई की सलाह रहेगी अराउंड 467, टारगेट रहेगा 495 और स्टॉप लॉस 454। यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक और बीएल में खरीदारी की रणनीति आपने बताती हुई, हिंदुस्तान जिंक में आप टारगेट दे रहे हैं 495 का, बीएल में आप टारगेट दे रहे हैं 417 का। चलिए, तो एक्सपर्ट्स तो हमारे साथ बने हुए हैं और भी इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ सहयोगी सृष्टि शर्मा भी जुड़ चुकी हैं बाजार में आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की तमाम हाईलाइट्स देने के लिए। सृष्टि। जी हाँ, सबसे पहले तो फार्मा काउंटर्स पर ही नजर रहेगी क्योंकि 100% टैरिफ का ऐलान हो चुका है, पर ब्रांडेड ड्रग्स पे हुआ है तो कहीं ना कहीं ये राहत की बात है इंडियन जेनरिक प्लेयर्स के लिए। पर आपको ये भी बता दें कि सन फार्मा और बायोकॉन कुछ कंपनी ज़रूर हैं जिनका यूएस में ब्रांडेड पोर्टफोलियो का एक्सपोजर ज़्यादा है। बायोकॉन की ऑलरेडी यूएस में फैसिलिटी है तो उन पर असर कम, पर जी हाँ, सन फार्मा पे असर देखना ज़रूर इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उनका एक्सपोजर ज़्यादा है। हालांकि उनके पास भी फैसिलिटीज़ हैं, पर फिर भी देखते हैं किस तरीके का इम्पैक्ट होता है। फार्मा के अलावा और भी कई सारे टैरिफ के ऐलान हुए हैं। सबसे पहले अगर देखें तो किचन कैबिनेट्स, बाथरूम वैनिटीज, इन सब के लिए 50% टैरिफ की घोषणा हुई है, जहां पर कुछ कंपनीज कैरोसेल और सॉफ्ट क्राफ्ट के लिए ये खबर नेगेटिव है। साथ ही साथ फर्नीचर पे भी 30% टैरिफ जो है लगने की बात हुई है और ऐसे में स्टैनली लाइफस्टाइल के लिए जो है ये खबर नेगेटिव बताई जा रही है। इसी के साथ देखें तो 25% माफ कीजिएगा हैवी ट्रक्स पे जो है टैरिफ लगता हुआ नजर आएगा। भारत फॉर्ज, रामकृष्ण फॉर्जिंग, सोना बीएलडब्ल्यू के लिए खबर जो है काफी नेगेटिव रह सकती है। और साथ ही आज के सत्र में आईटी काउंटर्स पर भी नजर डालिएगा क्योंकि यहाँ पर एक्सेंचर के जो नंबर्स आए हैं उन्होंने जो गाइडेंस दी है वो 2 to 5% लोकल करेंसी ग्रोथ की गाइडेंस है, पर FY25 में देखें तो 5 से 7% की गाइडेंस थी, तो कहीं ना कहीं बहुत एक्साइटमेंट नहीं है। और हाँ, एक्सेंचर का जो स्टॉक प्राइस भी था वो 2 से 3% की गिरावट के साथ बंद हुआ, तो आज आईटी कंपनीज में फिर से शायद गिरावट हम देखें। साथ ही साथ टाटा मोटर्स JLR के प्लांट इशू कई समय से चल रहा है, पर अब राहत की खबर आ रही है क्योंकि कंपनी ने बताया है कि धीरे धीरे करके जो है उनके प्लान्स और उनके सिस्टम्स जो हैं वो वापस आ रहे हैं, चालू होने की कगार में। मारुति सुजुकी दूसरी ऑटो कंपनी फोकस में रहेगी, जहां पर शानदार बिक्री के आंकड़े कंपनी दर्ज कर रही है और अब थर्सडे तक आप देखें तो रिटेल सेल्स 80,000 तक जो है वो आने की कंपनी ने उम्मीद जताई है, क्योंकि हमने देखा कि नवरात्रि शुरू होने के बाद ये आंकड़ा कुछ 35,000 के आसपास था और अब 80,000 रिटेल सेल्स हो गई हैं। एथर एनर्जी जो पूरा रेयर अर्थ मैग्नेट का इशू था उसको साइड में करते हुए कंपनी ने बोला हमने एक नई मोटर ही बना दी है और उसके लिए ARAI से उनको सर्टिफिकेट भी मिल गया है। साथ ही साथ सेगल इंडिया, यहाँ पर 509 करोड़ का उनको मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से नया ऑर्डर मिला है। और LNT के लिए भी पॉजिटिव खबर है क्योंकि तेलंगाना सरकार ने मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए 2000 करोड़ उनको चुकाने के लिए निर्णय लिया है। तो ये सभी काउंटर्स पर आज फोकस रहेगा। ठीक है, शुक्रिया सृष्टि। तो मेजॉरिटी ये है कि खबरों वाले जो शेयर हैं आज IT पर, फार्मा पर और इसके अलावा ऑटो कंपनीज पर फोकस रहने वाला है। आगे अब एक्सपर्ट्स के साथ हम एक एक करके इन सारे शेयरों की हम चर्चा भी करेंगे जो खबरों वाले आए हैं, लेकिन उसके पहले जरा ये समझ लेते हैं कि ब्रोकरेजेस के रडार पर कौन से शेयर हैं, ब्रोकरेजेस कहाँ पर बुलिश हैं, कहाँ पर बेरिश हैं और कौन सी रिपोर्ट्स आई हैं जो आपके काम आएंगी, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी कनिष्का सरकार हमारे साथ जुड़ गई हैं। कनिष्का, गुड मॉर्निंग, बताइए कौन सी रिपोर्ट्स हैं आज? चलिए नजर डालते हैं आज के बड़े ब्रोकरेज कॉल्स पर। सबसे पहले नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट पर सिटी ने बाय रेटिंग बनाए रखी है और टारगेट प्राइस दिया है 10,000 रुपए का। ब्रोकरेज का कहना है कि बड़े क्लाइंट लॉस का इंपैक्ट लिमिटेड होगा और नए क्लाइंट से रिकवरी होगी। 30 से 40% रेवेन्यू कैश लिंक्ड होने की वजह से रेगुलेटरी रिस्क कम है। अगला है ICICI बैंक, जिस पर सिटी ने नजरिया भी पॉजिटिव रखा है। टारगेट प्राइस 1700 रुपए का दिया है। फोकस अब ग्रोथ से ज्यादा नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर है। सेकेंड क्वार्टर में लोन ग्रोथ 10% ईयर ऑन ईयर रहने का एस्टिमेट है। रिटेल बैंकिंग में एसेट क्वालिटी स्टेबल हो सकती है, लेकिन फेस्टिव सीजन में ओपेक्स थोड़ा बढ़ सकता है। इसके अलावा देखते हैं एक्सेंचर पर सिटी ने क्या कहा है। सिटी का कहना है कि H1B वीजा का इंपैक्ट कंपनी पर ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इंडियन IT कंपनीज पर रिस्क ज्यादा है। बुकिंग्स 1% ईयर ऑन ईयर गिरी हैं और हेडकाउंट भी कम हुआ है। एक्सेंचर पर नुवामा ने भी अपना
व्यू अपनी राय रखी है रिजल्ट्स के बाद। उनका कहना है कि FY26 रेवेन्यू ग्रोथ आउटलुक जो है 3 से 6% की गाइडेंस दी है और इस गाइडेंस पर जेन AI का बड़ा असर होगा। मैनेज सर्विसेज का परफॉर्मेंस स्ट्रांग रहा और FY26 गाइडेंस एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही रही। अगली नजर डालते हैं HAL पर। मोतीलाल ओसवाल ने HAL पर अपनी बाय रेटिंग बनाए रखी है और 5800 रुपीस का टारगेट प्राइस दिया है। कल ही कंपनी को 97 LCA Mk1A एयरक्राफ्ट का नया ऑर्डर मिला है डिफेंस मिनिस्ट्री से, जो पहले मिले 83 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर के अलावा है। आने वाले क्वार्टर्स में डिलीवरीज तेज होने की उम्मीद है। सेक्टर के लिए आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस सेक्टर के लिए। और लास्टली केप्री ग्लोबल पर भी नुवामा ने बाय रेटिंग मेंटेन की है और टारगेट प्राइस दिया है 220 रुपए का। कंपनी अगले 2 से 3 साल में 30% कैगर AUM ग्रोथ का एस्टिमेट कर रही है। FY28 तक 50,000 करोड़ AUM का टारगेट रखा गया है और ROE 16 से 18% तक रह सकता है। कलेक्शंस पर फोकस से एसेट क्वालिटी इंप्रूव होगी और डाइवर्सिफाइड लोन मिक्स और फी इनकम से सपोर्ट मिलेगा। FY26 में 150 से 200 नई ब्रांचेस खोलने की कंपनी ने प्लानिंग भी की है और इसीलिए ये सब कंपनीज फोकस में है आज ब्रोकरेज नोट्स के चलते। ऑलराइट, तो ब्रोकरेज हाउसेस की सूची में ये तमाम काउंटर्स। बहुत बहुत शुक्रिया कनिष्का तमाम डिटेल्स यहाँ पर हमें देने के लिए। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की ओर हम रुक करते हैं। रूपक और वैशाली हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। रूपक, आपके पास आएंगे। फार्मा सेक्टर में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर हमें फोकस करना है। स्क्रीन पर दर्शकों को बता देते हैं कि वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जहाँ पर जिनका US में प्लांट है या जिन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है, अंडर कंस्ट्रक्शन है उनके प्लांट। तो रूपक, यहाँ बात हो रही है सन फार्मा, ल्यूपिन, सिप्ला, जाइडस, सिंजीन और बिंदो की। बायोकॉन भी जो है काफ़ी की ब्रांडेड प्लेयर है जहां तक US में दवा बिक्री की बात है और प्लान्स की बात है। अब ऐसे में आप बताइए कि किस तरह से केपेक्स प्लान के विस्तार को या इसकी डिटेल्स पर नज़र रहेगी और स्टॉक स्पेसिफिक इम्पैक्ट इन तमाम काउंटर्स पर जहां पर हम देख रहे हैं कि इनके एक्टिव प्लांट्स हैं या तो इनके प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। तो अगर स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो अगर देखिए रिसेंट चार्ट पे, मतलब रिसेंट चार्ट तो नहीं, अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखें मंथली चार्ट पे सिग्निफिकेंट रैली हो गया था स्टॉक्स में। और सिग्निफिकेंट रैली के बाद लास्ट 5-6 महीने से जो फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स से मेनली लास्ट 5-6 हफ्ते से फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन में दिख रहा है। तो मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन आगे चल के भी रहेगा। लॉन्ग टर्म में बाय साइड में रहेंगे। बहुत बड़ा रिवर्सल पैटर्न फॉर्मेशन तो दिख नहीं रहा है। इवन आफ्टर द न्यूज मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा रिवर्सल आ जाएगा, बट हाँ डेफिनेटली कंसोलिडेशन चलेगा। उनके कैपेक्स की हिसाब से भी जो रहेगा वो टेक्निकल चार्ट पे मुझे लगता है कंसोलिडेशन कंटिन्यूड रहेगा। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें ग्लेनमार्क की टेक्निकल चार्ट अगर देखें तो ये रिसेंटली 21 EMA के नीचे पिछले 2-3 दिन से सस्टेन कर रहे हैं, बट वेरी शॉर्ट टर्म चार्ट पे ये पॉजिटिव लग रहा है। 2050 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक सिग्निफिकेंट रैली एक्सपेक्टेड है इस स्टॉक में। और दूसरा काउंटर मैं बताना चाहूंगा ये है सन फार्मा के चार्ट अगर देखें तो ये स्टॉक भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन जस्ट ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट सन फार्मा में क्या है लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे आ रहा है। तो इसका शॉर्ट टू मीडियम टर्म जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा साइडवेज तो नेगेटिव है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रखना चाहिए। जैसे ग्लेनमार्क मुझे पॉजिटिव लग रहा है, सन फार्मा मुझे नेगेटिव लग रहा है। ऑलराइट, तो सन फार्मा नेगेटिव लग रहा है, ग्लेन फार्मा यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। 2050 के ऊपर अगर मोमेंटम बनता है तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है। रूपक, क्योंकि यहाँ पे टैरिफ्स के ऐलान में एक स्टैनली लाइफस्टाइल पर भी हम इम्पैक्ट समझना चाहते हैं। ब्रांडेड फर्नीचर पर लगभग 30% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है। इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट स्टैनली लाइफस्टाइल? इसका टेक्निकल चार्ट में ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर था और स्टॉक कंटिन्यूअसली मूविंग एवरेज जो इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट टर्म के लिए उस मूविंग एवरेज के नीचे कंटिन्यूअसली सस्टेन करते हुए नीचे आ रहा है। तो सेंटीमेंट ऑलरेडी वीक था। इस न्यूज का ज्यादा कुछ असर आएगा कि नहीं आएगा वो टाइम विल टेल, बट सेंटीमेंट तो डेफिनेटली नेगेटिव है। 295 का सपोर्ट रहेगा, 295 के नीचे फर्दर सेलिंग रहेगा, 270 तक आ सकता है नीचे बिलो 295। हायर एंड पे 305 का रेजिस्टेंस रहेगा, 305 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक पॉजिटिव रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, 305 पर रेजिस्टेंस वो पार हुआ तो फिर रिवर्सल आएगा, अदरवाइज
नेगेटिव टेरिटरी में शेयर है ये, और हो सकता है कि 270 तक ही गिरता हुआ आपको दिखाई दे। स्टैनली लाइफस्टाइल्स। मारुति सुजुकी फोकस में रहेगा। मारुति सुजुकी हम देख रहे हैं कि लगातार शेयर ने तेजी दिखाई है और अपने रिकॉर्ड हाइज के आसपास है। 16,375 रुपए के आसपास का इनका रिकॉर्ड हाइज है। और खबर अब ये आई है कि सोमवार से अब तक इन्होंने 80,000 यूनिट गाड़ियां बेची हैं। देखा जाए तो पिछले 4 दिन में जो औसत बुकिंग रही है वो 18,000 के आसपास की रही है, और बहुत अच्छे से रिवॉर्ड करके मारुति सुजुकी ने अपने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड किया है। और अगर हम ट्रेडर्स की बात करें तो उन्होंने भी खूब पैसे बनाए हैं मारुति के शेयर में। वैशाली जी, आपसे राय जानना चाहेंगे, मारुति सुजुकी पिछले महीने भर की बात करें करीब 10% के आसपास की तेजी आ गई है, क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी तो फेस्टिव सीजन की शुरुआत भर है, आगे तो माहौल अभी और अच्छा होने वाला होगा। तो आई डू अग्री, मारुति ओवरऑल काफी अच्छा चल चुका है और क्वाइट लाइकली दैट ये स्टॉक 18,000 की तरफ भी जा सकता है, बट डेफिनेटली नॉट अ फ्रेश बाय। जो अग्रेसिव ट्रेडर्स हो, अगर वो खरीदना चाहते हैं तो 15,800 के सपोर्ट के साथ खरीदा जा सकता है, या तो फिर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखिए, बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी बहुत ही ओवरबॉट है। और मैं मुझे लगता है कि अगर 18,000 के आसपास आया तो एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लेना चाहिए। ठीक है, 18,000 के आसपास आए तो फिर प्रॉफिट टेकिंग के बारे में आपको सोचनी चाहिए। थोड़ा सा क्या मतलब 16,300 रुपए के आसपास के भाव है, अभी ठीक ठाक गुंजाइश यहाँ से और है शेयर में चलने की। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, ये शेयर अगर हम देखेंगे तो ये बिकवाली का थोड़ा शिकार हुआ है हाल फिलहाल, और पिछले 2-3 सत्र में काफ़ी तेज़ गिरावट इसमें आ रही है। लेकिन इस पर सिटी का व्यू आया है, और सिटी का ये कहना है कि इसका जो लक्ष्य होगा वो होगा 10,000 रुपये का। और उन्होंने ये कहा है कि क्लाइंट्स की संख्या में बड़ी गिरावट आने की कोई आशंका है नहीं। नुवामा वेल्थ, एक बार जरा इसके चार्ट चेक कीजिए रूपक जी। चार्ट तो इसकी कमजोरी दिखाई देंगे, 10,000 का टारगेट है और शेयर तो 6,000 रुपए के आसपास का है। डेफिनेटली चार्ट में कमजोरी दिख रहा है, और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया तो सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हुआ, और नीचे मुझे लगता है 5,500 तक आ सकता है इमीडिएटली, और बिलो 5,500 फर्दर करेक्शन पॉसिबल लग रहा है मुझे। और हायर एंड पे अगर रेजिस्टेंस की बात करें जिसके ऊपर ये स्टॉक में एक बुलिश रिवर्सल आ गया, वो है 6,500, मतलब 500 पॉइंट नीचे का टारगेट, 500 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस। आईटी स्पेस पर भी हम फोकस करते हैं, और एक्सेंचर पर सिटी ने क्या कुछ कहा है आंकड़ों पर वो भी आपको बता देते हैं। और साथ ही रूपक, आप ही के पास में आऊँगी ये स्पेसिफिक स्पेस को लेकर। H1B वीज़ा का कंपनी पर ज़्यादा फोकस नहीं है, ये तो खैर सिटी ने कहा है, लेकिन साथ ही अब आईटी पैक पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वीज़ा कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं, एक्सेंचर की खबर कितना पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर बांधती हुई दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे आप? जी, ओवरऑल अगर निफ्टी आईटी की बात करें तो एकदम ब्रेकडाउन पे कवर पे, मतलब ये मंथली चार्ट पे बहुत बड़ा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन किया। तो ये पैटर्न जो होता है बहुत बड़ा बियरिश रिवर्सल काइंड ऑफ पैटर्न होता है। अभी 34,500 के नीचे अगर ब्रेकडाउन आ जाता है, डिसाइसिव ब्रेकडाउन आ जाता है, उसके बाद न्यूज कुछ भी हो, ये सेंटिमेंट इसका खराब हो जाएगा, क्योंकि 35,500 के नीचे ये सिग्निफिकेंट करेक्शन दे सकता है। और आईटी स्टॉक्स मेनली टीसीएस, इन्फोसिस सारे मुझे वीक लग रहा है चार्ट पे। ये तो यहाँ पर ये आपको वीक लग रहा है चार्ट पर, लेकिन इसके अलावा और भी अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक खबरें समझना चाहें, टाटा मोटर्स को लेकर JLR की तरफ से जो डिजिटाइजेशन या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की खबर है, कितना पॉजिटिव मोमेंटम? देखिए, इस पूरे पैक में ये एक अंडर परफॉर्मर रहा है। कंसोलिडेशन फेज में अगर आपको काउंटर आता हुआ दिखाई दे रहा है तो कितना कंसोलिडेट करेगा? क्या शॉर्ट टर्म के लिए कुछ यहाँ पे इनिशिएट किया जा सकता है इस खबर के दम पर, या ओवरऑल मोमेंटम के दम पर? ये क्वेश्चन मेरे लिए जी, वैशाली आप जवाब दे सकती हैं। तो आई थिंक ये स्टॉक कल तो गैप डाउन से खुला है, तो इट इज बिलो ऑल द मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड तो डाउन है। तो आई वुड से अगर ब्रॉड बेस्ड व्यू बनाना चाहे तो ये 640 620 का अच्छा सा सपोर्ट है, और ये स्टॉक को बाउंस अगर देना है तो 700 इज द मेन लेवल टू वॉच। 700 के ऊपर सस्टेन करता है देन आई थिंक ये स्टॉक में स्ट्रेंथ रीगेन हो सकती है, बट टिल देन आई थिंक वेट एंड वॉच है, बायस इज करेक्टेड। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और रूपक और वैशाली हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे मार्केट स्लाइड।
नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 18 स्वदेश SBI लाइव स्टूडियो में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल मुंबई स्टूडियो से, और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं अभिषेक सत्यव्रतम। और अब लगातार हमारी नजर रहेगी प्री मार्केट ओपन पे, और जिस तरह से बाजार का कारोबारी सत्र आज शेप अप होता है। एक्सपर्ट्स के साथ हम जुड़ेंगे और साथ ही उनकी पिक्स लेंगे। हमारे साथ रूपक दे और वैशाली जुड़ी हुई हैं, जो लगातार अपने ट्रेडिंग कॉल्स और बाजार की चाल को लेकर हमें अपनी रणनीति भी बता रही हैं। और चलिए यहाँ पर क्योंकि अब फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है, ऑटो बिक्री के नंबर्स हमने देखे आते हुए मारुति से, लेकिन उसके अलावा और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जिन पर हमारी नज़र होगी आज के सत्र के लिहाज से। और ऐसे में रूपक, कोई पिक आपका FMCG सेक्टर पर आपको लगता है जहां पर कोई रणनीति बनाई जा सकती है? इस स्पेस में हमने देखा है कि मोमेंटम और कंजम्पशन थीम के प्ले आउट होने की खबर अब बहुत ज़्यादा चल भी चुकी है, बट हैविंग सेड दैट कहीं वैल्यूएशंस के लिहाज से कुछ अट्रैक्टिव है? जी, मुझे लगता है FMCG सेक्टर में स्टॉक्स लाइक कोलपाल, ITC, ये सारे स्टॉक्स में ना सेलिंग प्रेशर और कंटिन्यूड हो सकता है। जो रैली हुआ था, मुझे लगता है कि रैली फॉर द टाइम बीइंग एक बार एंड लग रहा है मुझे। नीचे कंसोलिडेशन, डाउनवर्ड कंसोलिडेशन और चल सकता है। कोलपाल की बात करें तो कोलपाल जो सिग्निफिकेंट एक ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट ऊपर के लेवल में फेलियर हो गया, ऊपर के लेवल में एक रिजेक्शन मिला। अभी फिलहाल 21 EMA के नीचे सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। कल एक कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन था। RSI भी नेगेटिव क्रॉसओवर में है, तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मुझे नेगेटिव लग रहा है। यहाँ से अगर वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड बनाना होगा तो 2340 का स्टॉप लॉस रहेगा, और नीचे टारगेट रहेगा 2200 का। ठीक है, 2200 रुपये का टारगेट होगा कोलगेट के लिए। FMCG और थोड़ा कंजम्पशन के दायरे को और ब्रॉड करते हैं और ट्रेंड पर व्यू लेते हैं, क्योंकि ट्रेंड की जो कल की क्लोजिंग रही है वो थोड़ी सी निराश करने वाली रही है। और लगातार हम देख रहे हैं कि 5,500 रुपये के भाव से गिरती गिरती ये शेयर आ गया है 4700 रुपये के आसपास। वैशाली जी, ट्रेंड को लेकर आपका व्यू क्या होगा? क्या ये कमजोरी थमेगी या फिर आपको लगता है कि ऐसी ही जारी रहेगी? सो ओवरऑल ट्रेंड काफी वीक हो चुका है ट्रेंड में, और इनफैक्ट इवन वीकली चार्ट देखेंगे तो कल की जो बेरिश कैंडल बनी है, तो आई थिंक फर्दर करेक्टिव मूव जरूर आ सकता है। ऑफ कोर्स इतना वन वे सेलिंग प्रेशर आ चुका है, तो टेक्निकल बाउंस बैक जरूर आ सकता है, बट इन ऑल लाइकलीहुड इट इज स्टिल अ सेल ऑन राइज, बिकॉज मेरे हिसाब से ये स्टॉक अभी भी 4500 तक जा सकता है फॉर नाउ। सो व्यू इज बेरिश। 4500 तक जा सकता है। सेल ऑन राइज, उछाल पर बिकवाली करने की। उछाल आए तो आप शॉर्ट करके भी ट्रेंड्स के शेयर में पैसे बना सकते हैं। निफ्टी का स्टॉक है ये। प्री ओपन के लेवल्स आ गए हैं, हालांकि अभी शुरुआती लेवल हमारे बहुत काम के नहीं होते हैं, लेकिन एक बार जरा नजर डालिए आप। सन फार्मा 10% नीचे दिखाई देगा। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज ये भी 10% आपको नीचे दिखाई देंगे, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए। देखते हैं कि क्या एक्चुअल लेवल्स होते हैं। निफ्टी करीब 150 अंक नीचे आपको इस वक्त नजर आएगा। ये प्री ओपन के शुरुआती लेवल से 9:08 पर ये लेवल जाके सेटल हो जाएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आएगा, और जैसा कि सृष्टि बता रही थी, सृष्टि ये फार्मा को अच्छे से ट्रैक करती हैं, कि सन फार्मा के शेयर पर थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा आ सकता है। हालांकि ये भी है कि थोड़ा आपको ना तैयार रहना चाहिए। स्विंग्स आज आएंगे फार्मा शेयरों में। हो सकता है कि गैप डाउन खुले और लोअर लेवल से फिर रिकवरी की कोशिश करें। भारतीय अगर हम फार्मा कंपनीज की बात करें तो हम अमेरिका का जो हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है, हम 35% अमेरिका को करते हैं। FY25 में जो एस्टिमेटेड जो एक्सपोर्ट है वो $10 बिलियन के आसपास का है। ये आप समझ लीजिए कितना बड़ा है मार्केट अमेरिका हमारे लिए। लेकिन ये कि वो ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर उन्होंने 100% टैरिफ लगाने का ट्रंप ने ऐलान किया है। जेनरिक्स को थोड़ी राहत है, लेकिन यह है कि सेंटिमेंट थोड़ा वीक जरूर होगा कि क्या आगे कुछ और अड़भंगी फैसले आएंगे ट्रंप की तरफ से, उसके बारे में हम कुछ अंदाजा लगा नहीं सकते। तो ये शुरुआत में आपको ये जरूर दिखाई देंगे इस तरह के मूव्स। इस बीच 2 पैसे कमजोर खुला है रुपया, 88 रुपये 70 पैसे, रिकॉर्ड लो के आसपास ही है। इस पर भी आगे हमारी नजर जरूर रहने वाली है। लेकिन एक राय जरा LNT के शेयर पर चाहिए आपसे रूपक जी, क्योंकि LNT में धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ गेन कर रहा है शेयर। ये एक तेलंगाना सरकार से उनके लिए एक पॉजिटिव खबर भी आई है।
L&T में आप क्या सलाह देंगे और टारगेट्स क्या लेके चले? रहेगा क्योंकि वीकली चार्ट पे ये कंटिन्यूअसली सस्टेन कर रहे हैं इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को, तो मतलब बाइंग इंटरेस्ट तो अराउंड द स्टॉक बहुत स्ट्रांग है पिछले कई हफ्तों से, तो ये सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा। 3700 के ऊपर सस्टेन करता है तो बाइंग इंटरेस्ट और इंक्रीज होगा, मोमेंटम अच्छा आएगा स्टॉक में और अपसाइड में 3900 तक जाना चाहिए और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 3630 पे। L&T पर आपने ये राय देती हुई और हमारे साथ शिवांगी साटा वुमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल भी जुड़ चुकी हैं। शिवांगी, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और फार्मा आईटी दो ऐसे काउंटर्स और सेक्टर्स जहां पर आज हम बाजार पर दबदबा पड़ता हुआ देखेंगे शिवांगी, बट हैविंग सेड दैट कुछ पॉजिटिव बातचीत भी कर लेते हैं। मेरे ख्याल से कंसर्न्स को लेकर बहुत बातचीत हो गई है सुबह से, मैं और अभिषेक लगातार एक्सपर्ट्स पर उसी पर दर्शकों के लिए राय भी ले रहे हैं, लेकिन गुड न्यूज़ और पॉजिटिविटी के कुछ सेक्टर्स बताइएगा, आप क्या ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आई हैं शिवांगी? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग कविता, अभिषेक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो वी हैव सीन दैट पूरे मार्केट्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिल रही है, बट ओवरऑल कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पे रेजिलेंट स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, तो हमें ऑफ कोर्स वहीं पे फोकस करना है। मेरे रडार पे है JSW स्टील, जो पिछले 4 हफ्तों से कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाया है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफी अच्छी लॉन्ग बिल्डअप भी देखने को मिली है। मेटल पैक ऑफ कोर्स थोड़े वॉलेटाइल जरूर रहते हैं, तो स्टॉप लॉसेस को हम ध्यान रखते हुए ही इसमें ट्रेड करें। JSW स्टील में नेक्स्ट जो है 1200 के टारगेट्स के लिए हम इसको नजर में रखें, 1125 के एक स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पर 1125 के स्टॉप लॉस के साथ आप JSW स्टील को जो है रडार पर रख सकते हैं और यहाँ पर एक खरीदारी का मोमेंटम बनता हुआ। लेकिन चलिए शिवांगी, थोड़ा सा हम फोकस कर लेते हैं जिस तरह से टैरिफ को लेकर ऐलान हुए हैं, और इसमें मैं चाहती हूँ कि आप रामकृष्ण फोर्जिंग्स और भारत फॉर्ज पर अपनी राय हमें बताएं। हैवी ट्रक्स पे देखिए लगभग 25% का टैरिफ लगाया गया है। हालांकि भारतीय कंपनी में बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, लेकिन इन स्पेसिफिक 2 काउंटर्स पर आप इमीडिएट रिएक्शन के तौर पे अगर हम समझना चाहें तो कितना इम्पैक्ट देखती हैं? जी बिल्कुल, इम्पैक्ट तो रहेगा, बट ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि मार्केट्स काफी स्मार्ट होते हैं, कई चीजें ऑलरेडी डिस्काउंटेड इन होते हैं। इस पूरे स्पेस की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत रिफॉर्म्स की हमें यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगी, बट मेरी नजर स्पेसिफिकली यहाँ पे डिफेंस काउंटर्स पे जा रही है, जहाँ पे एक काफी अच्छा मोमेंटम रीबिल्ड हो रहा है। एक अच्छे रैली की शुरुआत हुई थी, थोड़ी थकावट भी हुई थी, पर अब वापस हम देख रहे हैं कि एक अच्छे लेवल से रिट्रेस करते हुए दिख रहा है। तो मेरी नजर यहाँ पे HAL पर है, जो कि कल के सेशंस में काफी एक अच्छे प्राइस वॉल्यूम के साथ निकलते हुए नजर आया है। बहुत ही खूबसूरती से RSI भी 2 लेवल से टर्न होते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे नजर रहेगी HAL पर। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट्स हम देख रहे हैं इज राउंड अबाउट 5000 का इमीडिएट बेसिस, 4700 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। ठीक है, 5000 रुपये का टारगेट होगा HAL के लिए और 4700 रुपये का सपोर्ट आप लगा के चलिए, स्टॉप लॉस के तौर पर वो काम करेगा। एक बार जरा बैंकिंग शेयरों पर व्यू ले लेते हैं, क्योंकि जो बड़े बैंक्स हैं वेटेज के लिहाज से HDFC बैंक और ICICI बैंक वो लगातार गिरावट का शिकार हो रहे हैं, और इसके चलते हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक अब ये फंसा गया है, क्योंकि पिछले अगर आप 5 सत्र में देखेंगे तो HDFC बैंक या फिर ICICI बैंक दोनों काफ़ी कमज़ोर हो रहे हैं। कल भी हमने देखा कि ICICI बैंक के शेयर में गिरावट जारी रही और निफ्टी के सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयरों में शामिल रहा। वैशाली जी, आपसे एक ज़रा व्यू चाहिए। ICICI बैंक और HDFC बैंक दोनों वीक हो रहे हैं, हालांकि एक रिपोर्ट आई है सिटी की ICICI बैंक को लेकर और उनके टारगेट हैं 1700 रुपए के। इन दोनों में से मान लीजिए अगर किसी को कॉन्ट्रा प्ले करना हो तो क्या आप ICICI बैंक की तरफ जाएंगे? आपका व्यू क्या है इसको लेकर? आई थिंक दोनों स्टॉक्स की पैटर्न काफी सिमिलर है। HDFC बैंक की पहले बात करें तो आई थिंक 940 950 का एक अच्छा सा सपोर्ट है, एंड लाइकवाइज ICICI आल्सो क्लोज टू इट्स सपोर्ट लेवल्स, बिकॉज काफी लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है, करेक्शन हो चुका है, तो आई थिंक दोनों स्टॉक्स
स्टॉक्स मुझे अट्रैक्टिव लग रहे हैं। बट बिसाइड्स दिस अगर आप मुझे पूछे तो हमने कई दिनों से देख रहे हैं दैट कंपेयर टू ऑल द स्टॉक्स एक्सिस बैंक एक मोमेंटम में आ चुका है और एक ट्रेंड एस्टैब्लिश हुआ है। सो आई थिंक ये स्टॉक में ज्यादा कन्विक्शन लग रहा है, दैट इज एक्सिस बैंक एंड कैश कैट आई मीन दूसरा जो है वो आरबीएल बैंक है जो एक अच्छा सा ट्रेंड बना चुका है। सो इसमें एक क्लैरिटी है, बट आई थिंक आईसीआईसी एंड एचडीएफसी कैन बी अ प्ले ओनली एज फार एज सपोर्ट लेवल्स आर कंसर्न्ड। तो यहाँ पर आरबीएल और एचडीएफसी बैंक पर अपने अपनी राय बताई है वैशाली। लेकिन वैशाली, क्योंकि प्राइवेट स्पेस पर बात हो गई है तो पीएसयू बैंकिंग की भी बात कर लेते हैं, जहाँ पे लगातार हम देख रहे हैं मोमेंटम मजबूती का बना हुआ है। एसबीआई, बीओबी कुछ काउंटर्स जो कि लीड भी कर रहे हैं पूरे पैक को। यहाँ पर कुछ इनिशिएट करने की सलाह होगी, समय होगा? आई थिंक काफी समय से हम देख रहे थे पीएसयू बैंकिंग काउंटर एक रन अप है, बट आई थिंक अगर जो खरीदना चाहते हैं तो आई थिंक 850 एक जो कंसोलिडेशन लेवल था वो एक सपोर्ट रह सकता है और ये सपोर्ट को ध्यान में रख के खरीदा जा सकता है, बिकॉज इसके प्रोजेक्टेड टारगेट्स जो हम देख रहे हैं वन इज 880 और दूसरा है 920। सो 850 के सपोर्ट के साथ एसबीआई को कंसिडर किया जा सकता है। चलिए राइट्स की बात करते हैं। यहाँ पर रूपक आपके पास में आऊँगी, क्योंकि यहाँ पे $18 मिलियन का एक प्रोजेक्ट जो है वो मिला है, लेटर ऑफ अवार्ड टैलिस लॉजिस्टिक्स से राइट्स को, और $18 मिलियन की वैल्यू बताई जा रही है इस पर्टिकुलर काउंटर में। क्या रिएक्शन और चार्ट स्पेसिफिक अगर आप बताइए तो क्या रणनीति? रिलायंस का अगर डेली चार्ट राइट्स, देखें, रूपक राइट्स की बात कर रही हूँ। सॉरी, कोई बात नहीं जी। राइट्स का टेक्निकल चार्ट पे तो डेफिनेटली नेगेटिविटी है, ब्रेकडाउन आया है। बट आज अगर ओपनिंग 250 टू 8 जो कि दिखा रहा है अभी, ओपनिंग 258 के ऊपर, 258 के ऊपर या 260 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है स्टॉक में, कंप्लीट रिवर्सल भी आ सकता है और टूवर्ड्स 280 जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और नीचे 253 का सपोर्ट हो जाएगा। जब तक उसके ऊपर रहेगा तब तक सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, राइट्स को लेकर ये व्यू। चलिए, मार्केट के लेवल सेटल हो गए हैं और 72 अंक नीचे निफ्टी खुलेगा, यानी कि ये लगातार छठा सत्र होगा जब बाजार में हम गिरावट देखेंगे। निफ्टी बैंक करीब करीब 250 अंक नीचे खुलने जा रहा है, 54,800 के नीचे, और निफ्टी अपने बिल्कुल अब जो इमीडिएट जो सपोर्ट बन रहा है 24,800 का, उसके आसपास है। अब ये भी चर्चा चल रही कि 24,800 टूटा तो क्या फिर से हम उसी तरफ जाएंगे जहां से बाजार ने रिकवरी अटेम्प्ट की थी, यानी कि 24,347 का लेवल था। लेवल सबको याद ही होंगे। तो ये चिंता बाजार में जरूर है टैरिफ को लेकर। अब ये फार्मा पर टैरिफ का ऐलान कर दिया है ट्रंप ने, ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग्स पर। हम देख रहे हैं कि सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला ये कमजोरी पर खुलने के संकेत दे रहे हैं। सन फार्मा में गिरावट ज्यादा है और ये चीज हमने आपको पहले ही बता दी थी कि सन फार्मा पर इंपैक्ट इसका ज्यादा आएगा। थोड़ा इनका ब्रांडेड वाला पोर्टफोलियो है अमेरिका में, करीब 2.5% नीचे ये खुल रहा है। सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज में गिरावट थोड़ी सी कम हमें शुरुआती सत्र में दिखाई दे रही है। ग्लेनमार्क में करीब 1% के आसपास की नरमी दिख रही है। एक राय आपसे शिवांगी चाहिए, कोई ऐसी बहुत ज्यादा कोई गिरावट, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हमें प्री ओपन में तो नहीं दिख रहे हैं। मे भी हो सकता है कि जब एक्चुअल मार्केट जब खुले तो शायद गैप ज्यादा हो। क्या खुलने के बाद भी शॉर्ट करना है या फिर थोड़ा वेट करना है, थोड़ा समय देके कोई ट्रेड लेना है इसमें? जी ऑफ कोर्स हमने फार्मा स्पेस में देखा है कि यहाँ पे काफी बीटन डाउन हो रखा था पिछले कई हफ्तों से, बट मेरा यह मानना है कि फार्मा शुड डेफिनेटली बी वन ऑफ द पिक्स जो आपके पोर्टफोलियो में एज अ डाइवर्सिफाइड बेट है। इस सेक्टर को कोर्स सारे अदर सेक्टर्स के साथ भी हमें रखना चाहिए एक ही बास्केट में। आज थोड़ी बहुत गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, बट ऑफ कोर्स हम इन लेवल्स को वॉच आउट करेंगे, और अगर लोअर लेवल्स पे अच्छे सपोर्ट लेते हुए बन रहे हैं तो यहाँ पे बाइंग भी इमर्ज होते हुए दिखेगी।
चलिए, तो यहाँ पर मार्केट ओपन होने में थोड़ा सा समय और है, लेकिन नवरत्न स्टॉक्स की एक सूची अभिषेक ने तैयार कर ली है। और अभिषेक बताइएगा, आज बाजार में बहुत एक्शन, जो संकेत भी मिल रहे हैं वो थोड़े से म्यूटेड ही है, लेकिन देखिए नवरत्न स्टॉक्स की जो लिस्ट है वहां से क्या कुछ होप निकलती हुई दिखाई दे रही है? बताइएगा, क्या बटोरा है आपने? नहीं, शुरुआत तो थोड़ी नेगेटिविटी के साथ ही हो रही है नवरत्न की भी, क्योंकि जहां पर एक्शन होगा उसकी बात हम पहले कर लेते हैं कविता। और फार्मा शेयरों पर फोकस निश्चित तौर पर रहेगा। ब्रांडेड पेटेंटेड दवाओं पर 100% टैरिफ का ऐलान किया है, तो सन फार्मा हो गया, सिप्ला हो गया, ग्लेनमार्क हो गया, बायोकॉन, ल्यूपिन, ये तमाम शेयर आज फोकस में रहेंगे। इसके अलावा अमेरिका ने किचन वेयर पर 50% का टैरिफ लगाया है, तो कैरिसिल और स्टोव क्राफ्ट जैसे जो शेयर हैं वो फोकस में रहेंगे। हालांकि इनका कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होगा, तो ये देखने वाली चीज़ होगी क्या सेंटिमेंटल इंपैक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है। स्टैनली लाइफस्टाइल एक और शेयर है जिस पर फोकस रहेगा, क्योंकि अमेरिका ने ब्रांडेड फर्नीचर पर भी 30% का टैरिफ लगाया है। अमेरिका ने हेवी ट्रक्स पर 25% का टैरिफ लगाया है। भारत फोर्ज, रामकृष्ण फोर्जिंग ये फोकस में रहेंगे। हालांकि लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट इन पर आएगा। सेंटिमेंटल हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ा सा इंपैक्ट आए। एक्सेंचर ने पूरे साल के लिए 2% से लेकर 5% का रेवेन्यू गाइडेंस दिया है और नतीजे उनके अच्छे आए हैं एक्सेंचर के। हालांकि हमने देखा कि विप्रो के, इन्फोसिस के डीआर थोड़ी सी नरमी के संकेत दे रहे थे, तो आईटी शेयर आज फोकस में रहेंगे। देखते हैं कि किस तरह का रिएक्शन आता है आज। टाटा मोटर्स डिजिटल सिस्टम के कुछ हिस्से में काम शुरू हो गया है, जेएलआर ने ऐसी रिपोर्ट की है। हालांकि शेयर को हम कमजोर देख रहे हैं, शेयर गिरते गिरते आ गया है 660 रुपए के आसपास, तो टाटा मोटर्स के शेयर पर आज भी नजर रहेगी। मारुति सुजुकी ने सोमवार से अब तक 80,000 यूनिट गाड़ियां बेच दी हैं, तो एक और कंपनी फोकस में रहेगी। हालांकि शेयर ये चला बहुत है, पिछले महीने भर में अगर आप देखेंगे तो 10% के आसपास की तेजी आ गई है और रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही टिका हुआ है। 16,000 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। एथर एनर्जी एक शेयर है, फोकस में रहेगा। HREF मोटर विकसित करके ARAI से CMVR सर्टिफिकेट लिया है एथर एनर्जी ने, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है एथर के लिए। सीगल इंडिया ये शेयर आपको अच्छे गैप के साथ खुलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इनके ज्वाइंट वेंचर को मोहाली में 509 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला है। और एक कंपनी नुवामा वेल्थ, हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा डाउनसाइड ये दिखा चुका है, 600 रुपए के आसपास का नुवामा वेल्थ का भाव है, लेकिन सिटी काफ़ी बुलिश है और खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य दिया है सरप्राइजिंगली 10,000 रुपए का। तो ये कुछ स्टॉक्स है, ये 9 शेयर है, हमने सूची तैयार की है। 9 क्या, थोड़ी ज़्यादा होंगे, क्योंकि फार्मा में तो तमाम शेयर ही आज फोकस में रहेंगे। तो 9 खबरें और उनके दम पर तमाम शेयर आज आपके लिए हमने सामने लाया है। लेकिन चलिए, बाजार की शुरुआत होने वाली है और निफ्टी की जो शुरुआत होगी वो 70 अंकों की कमजोरी पर इंडिकेट कर रहा था प्री ओपन के लेवल। देखते हैं कि शुरुआत होने के बाद क्या गिरावट और बढ़ती है या नहीं। शुरुआत हो गई है और मतलब अनुमान से कह सकते हैं थोड़ा बेहतर है। निफ्टी 50 अंक ही नीचे है। निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 150 अंकों के आसपास की गिरावट है। इनकी हम बाद में बात करेंगे, पहले बात करेंगे फार्मा की, क्योंकि सन फार्मा आज का एक्सीडेंट शुरुआती सत्र में 4.5% की भारी भरकम तगड़ी गिरावट हम शेयर में देख रहे हैं। और सन फार्मा के अलावा हम देख रहे हैं कि सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज के शेयर भी 1% से ज्यादा की कमजोरी हमें दिखा रहे हैं। फार्मा में और गिरने वालों में डिवीज का शेयर देखिए, लॉरस लैब्स का शेयर देखिए, ये भी बड़ी गिरावट के साथ आज खुले हैं। तो फार्मा शेयरों की सेहत नाजुक है और इसकी वजह है ट्रंप का टैरिफ। ट्रंप ने जो 100% का टैरिफ लगाए हैं ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर, उसकी चपेट में कह सकते हैं कि सेंटिमेंटल इंपैक्ट तमाम कंपनीज पर आ रहा है। सन फार्मा पर एविडेंट था कि ये इंपैक्ट आएगा और काफ़ी ज़्यादा पिटाई शुरुआती सत्र में होती हुई दिख रही है। और देख रहे हैं कि इंडेक्स में भी प्रेशर आ रहा है। निफ्टी की जो गिरावट है 75 अंकों के आसपास की हो गई है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 54,700 के आसपास निफ्टी बैंक आ गया है। करीब 225 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं। फार्मा को फिर से थोड़ी देर में रिविजिट करेंगे, क्योंकि गिरावट हो सकता है कि बाकी शेयरों में बढ़े, इस ट्रेंड को फॉलो करें बाकी शेयर भी। एनएससी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, 800 शेयर अगर तेजी वाले हैं तो उससे करीब 1.5 गुने 1250 शेयर हम देख रहे हैं कि आज गिरावट पर इन्होंने शुरुआत की है। आज का जो टॉप गेनर है निफ्टी में वो है एल&टी, करीब 1% के 1.25% के आसपास की तेजी है। इकलौता शेयर है जहां पर 1% की तेजी है। तेलंगाना सरकार से एक पॉजिटिव न्यूज इनके लिए आई है। जेएसडब्ल्यू स्टील में 1% के आसपास की तेजी है। बीएल के शेयर में कल हमने तेजी देखी थी, आज भी हम देख रहे हैं कि आधे % के आसपास की मजबूती है। हीरो मोटो कल की तेजी को ये कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है, आधे % के आसपास की मजबूती इस शेयर में है। ये कुछ ऐसे शेयर हैं जहां पर आज हम तेजी देख रहे हैं। कोई बड़े मोमेंटम वाले शेयर तेजी की साइड पर फिलहाल हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक बार जरा चेक कर लेते हैं कि
सेक्टर का माहौल कैसा है और निश्चित तौर पर फार्मा शेयर आपको सबसे ज़्यादा गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी फार्मा है करीब 2.5% नीचे और इसके नीचे हम देख रहे हैं कि निफ्टी आईटी में भी करीब 0.25% के आसपास की गिरावट है। तो आईटी फार्मा आज बाजार को परेशान करने का काम कर रहे हैं। निफ्टी का प्राइवेट बैंक का जो इंडेक्स है वो भी 0.5% नीचे है। तो जो प्राइवेट बैंकिंग के जो दिग्गज हैं एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक, वो बाजार को लगातार परेशान कर रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं कि 12 में से 9 शेयर निफ्टी बैंक में लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। जो 3 शेयर तेजी वाले हैं उसमें है एसबीआई, हल्के से गेंस के साथ ये कारोबार कर रहा है, बंधन बैंक और ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके अलावा सारे के सारे शेयर कमजोर हैं। आईसीआईसीआई बैंक की जो कमजोरी है वो है करीब 0.25% के आसपास की और एचडीएफसी बैंक किसी तरह से हरे निशान में आने की कोशिश कर रहा है। इस बीच आपकी स्क्रीन पर टाइटन एक ब्लॉक डील हुई है करीब 61 लाख शेयरों की, तो इस पर भी नजर रहेगी शेयर प्राइस में। हालांकि हम कोई बहुत ज्यादा चेंज देख नहीं रहे हैं। बड़ा मूवमेंट कहाँ है आज फार्मा के अलावा, जरा इसकी भी हम पड़ताल कर लेते हैं। राइट्स के शेयर में करीब 6% की तेजी। आज के हम कह सकते हैं कि ये ओपनिंग का हीरो है। करीब 6% के आसपास का उछाल। गोदरेज एग्रोवेट करीब 4.25% के ऊपर। एलएनटी में 1.5% की तेजी है। जेम फाइनेंशियल में करीब 2.25% के आसपास की तेजी है। ये कुछ ऐसे शेयर हैं जहां पर हम तेजी 1% से ज्यादा की देख रहे हैं। स्थिरता ये है बीएसई के शेयर में, लगातार ये शेयर गिर रहा था, 2100 रुपए के नीचे गया था। आज देखने की हरे निशान के साथ इसने शुरुआत की है और 1% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। लेकिन फार्मा शेयरों में आज कह सकते हैं कि ब्लड बात है और स्ट्राइड्स फार्मा, सोलारा एक्टिव, ग्लैंड फार्मा, नेटको फार्मा, सन फार्मा, ये सारे के सारे शेयर 3 से 4% की गिरावट दिखा रहे हैं। इसके अलावा इंडोको रेमेडीज हो गया, ग्लैक्सो फार्मा 3% नीचे ये कारोबार कर रहा है। डिवीज लैब, एस्ट्राजेनिका, डिशमन कार्बोजेन, बायोकॉन, इप्का लैब्स, ये तमाम शेयर फार्मा में आज हम देख रहे हैं कि चौतरफा गिरावट का माहौल है। और निफ्टी फार्मा इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 2% नीचे है और गिरावट लगातार चल रही है। ये 5वां सत्र है जब निफ्टी फार्मा इंडेक्स लगातार गिर रहा है। 22,700 के स्तर से गिरते गिरते अब 21,500 का इंडेक्स हो गया है। तो पिछले 5 सत्र में करीब 1000 पॉइंट के आसपास की गिरावट निफ्टी के फार्मा इंडेक्स में आ गई है। और ये टैरिफ का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं और जिनका एक्सपोजर ब्रांडेड का, पेटेंटेड का नहीं है, वो शेयर भी कमजोर सेंटिमेंट के चलते गिर रहे हैं कि ट्रंप का अगला एक्शन क्या होगा, ट्रंप क्या बाकी कंपनीज के लिए भी टैरिफ का अनाउंसमेंट करेंगे, ये डर कहीं न कहीं बाजार को परेशान कर रहा है। निफ्टी है 78 अंक नीचे। निफ्टी बैंक की बात करें तो 200 अंकों के आसपास गिरावट और जो गिरने वाले शेयरों की जो संख्या है वो हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। करीब 600 शेयर इस वक्त तेजी वाले हैं, तो उसके 3 गुना करीब 1800 शेयर इस वक्त हम देख रहे हैं कि गिरावट के साथ आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। इकलौता शेयर निफ्टी का जिस पर 1% की तेजी है वो है एलएनटी, 1.5% ऊपर ये शेयर है। और आज अच्छा हम कह सकते हैं कि एक स्थिरता का संकेत आ रहा है बीएसई में, 1% ऊपर यहां पर भी आप कारोबार होते हुए देखेंगे। सीधे अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे समझते हैं कि ओपनिंग ट्रेड्स में कहां पर बन रहे हैं शानदार कमाई के मौके। चलिए ओपनिंग ट्रेड ले लेते हैं और अपने गेस्ट को भी जोड़ते हैं। हमारे साथ रूपक डे भी बने हुए हैं। रूपक, बताइए आज ओपनिंग ट्रेड में कहां मौके आपको दिख रहे हैं? डिफेंस में अगर देखें तो डिफेंस सेक्टर में बीईएल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न फॉर्मेशन किया है, डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस अमिड दिस सेल ऑफ इन द मार्केट। और मुझे अच्छा लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए 470 तक जा सकता है। बाई की सलाह रहेगी अराउंड 402 करंट मार्केट प्राइस के आसपास और स्टॉप लॉस रखना होगा 393 पे। तो यार बड़ा टारगेट यहाँ पर बीएल के लिए निकल कर आ रहा है, पे खरीदारी की राय आ रही है। शिवांगी, आप अपने ओपनिंग ट्रेड बता दीजिए। जी बिल्कुल, ओपनिंग ट्रेड के लिहाज से ऑफ कोर्स जेएसडब्ल्यू स्टील की हमने जिक्र की थी, वो रीआइट्रेट करूंगी। यहाँ पे एक काफी अच्छी तरह से फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है मार्केट्स के वॉलेटिलिटी के बावजूद। इसमें रोल ओवर्स काफी पॉजिटिव आए हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक अच्छी मोमेंटम बिल्डअप होते हुए दिखेगी। 1200 तक के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी करें। स्टॉप लॉस हल्का सा ट्रेल करेंगे, 1135 के लेवल्स को एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह मानेंगे। अब तो यहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील और बीईएल 2 पिक ओपनिंग ट्रेड में निकल कर आ रही है। आदित्य, आपकी टॉप पिक क्या होंगी शुरुआती कारोबार में?
गुड मॉर्निंग विष्णु मोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। पहला रहेगा HAL का स्टॉक काफ़ी बेहतरीन लग रहा है और हम देख रहे हैं कि डिफेंस स्पेस में लगातार बाइंग हमें देखने मिल रही है, तो HAL में खरीदारी की सलाह है यहाँ पे करंट लेवल्स पे। रिस्क टू रिवॉर्ड भी फेवरेबल है, 5080 का यहाँ पे हमको टारगेट लगाना है और 4700 का हमको स्टॉप लॉस लगाना है 4700। सेकंड L&T में हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी बाइंग देखने मिल रही है सेशन के स्टार्टिंग पे, एंड काफ़ी दिनों से स्टॉक के कंसोलिडेशन फेज में है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है करंट लेवल्स पे L&T पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पे अच्छा खासा आपको टारगेट से निकल कर आते हैं ऊपर के साइड्स पे, 3900 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें और 3640 का स्टॉप लॉस लगाए, तो L&T और HAL ये दो स्टॉक्स में खरीदारी की सलाह है मेरी तरफ से। जहां पर 5080 के टारगेट है, 4700 के स्टॉप लॉस है, साथ ही L&T भी इनकी टॉप पिक है। एक बार शिवांगी, आप अपने JSW स्टील के स्टॉप लॉस को दोबारा दोहराएंगी क्या? जी, JSW स्टील में हम 1135 के एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करेंगे 1200 तक के टारगेट के लिए। 1125 के स्टॉप लॉस है और 1200 का टारगेट, यहाँ से 55 रुपए जाने की गुंजाइश यहाँ पर और दिख रही है। आज के सत्र में फार्मा स्टॉक्स काफ़ी कमज़ोर है और जिस तरह से टैरिफ का फिर से ऐलान किया गया है तो इसका दबाव साफ तौर से दिख रहा है। सन फार्मा 3.5% कमज़ोर है, सिप्ला कमज़ोर है, डॉक्टर रेड्डीज पर दबाव दिख रहा है। सन फार्मा को लेकर आदित्य, आपकी राय क्या है? आज के सत्र में काफ़ी कमज़ोर है, 3.25% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। बिल्कुल, हमें फॉल बड़ा दिख रहा है यहाँ पे विष्णु मोहन जी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो लो से बाइंग भी देखने मिली है हमें सन फार्मा के स्टॉक में, तो मैं करंट लेवल्स पे फ्रेश शॉर्ट का सलाह नहीं दूंगा। और अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सपोर्ट इसका 1550 1530 के आसपास निकल कर आता है। रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है लॉन्ग करने के लिए, बट क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी है फार्मा स्टॉक्स को लेके, तो मैं कोई ट्रेड लेने की सजेशन नहीं दूंगा और शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोअर लेवल से हम देखिए तो सभी स्टॉक्स में हमें बाइंग देखने मिल रही है फार्मा स्टॉक्स में, और अगर ये एक पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाता है तो फिर हम फ्रेश लॉन्ग एडिशन के लिए देखते हैं। करंट लेवल्स पे नो ट्रेड इन फार्मा स्टॉक्स, शॉर्ट ना करे क्योंकि नीचे से बाइंग मुझे दिख रही है बहुत फार्मा स्टॉक्स में, फ्रेश शॉर्ट कवरिंग हो सकता है इसको। शॉर्ट कवरिंग की संभावनाएं बन रही है, तो यहां पे शॉर्ट करने की सलाह नहीं है इस गिरावट में। चलिए एक स्टॉक आईटी की एक टॉपिक ले लेते हैं, क्योंकि आईटी में आज भी दबाव है और पूरे हफ्ते ये कमजोरी दिख रही है और एक्सेंचर के आउटलुक के बाद लग रहा था कि यहां पे कुछ सुधार होगा। इस पर रूपक आपकी सलाह क्या होगी? आईटी आज भी सारे ही कमजोर है, दिग्गजों के साथ साथ मिड कैप आईटियां भी कमजोर है, इस गिरावट में कुछ मौके दिख रहे हैं आपको क्या? जी, आईटी सेक्टर मेरे लिए सेल ऑन राइज रहेगा, और क्योंकि मैं आईटी का जो सपोर्ट में देखा था वो 34,500 पे अभी उसके नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, इंडेक्स सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है आईटी स्टॉक्स में लार्ज कैप हो या मिड कैप हो, सारे स्टॉक्स में मोर और लेस सेलिंग प्रेशर रहेगा। पर्टिकुलरली इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस तो एक ब्रेकडाउन दिया है, रिसेंट जो कंसोलिडेशन था, ट्रेडर्स की मन के अंदर जो कंफ्यूजन था पिछले 2-3 दिन के अंदर, उसका ब्रेकडाउन आया, मतलब बेयरिशनेस इंक्रीज हुआ। तो मुझे लगता है यहाँ से फर्दर फॉल आ सकता है इन्फोसिस में, मुझे लगता है 1370 तक आ सकता है नीचे, और हायर एंड पे एक स्टॉप लॉस सेल करके चलना होगा इन्फोसिस अराउंड 1470, और हायर एंड पे एक स्टॉप लॉस रखना होगा 1520 पे। ठीक है, 1520 का स्टॉप लॉस रखिए इन्फोसिस के लिए, इसमें सेल की रिकमेंडेशन है। और हम कमजोरी देख रहे हैं 1% के आसपास की इन्फोसिस के शेयर में आज। वैसे संकेत मिल गए थे विप्रो और इन्फोसिस के जो अमेरिका में जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं ना, ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, उनके जरिए संकेत आ गए थे कि कमजोरी आज होगी। लेकिन इंडेक्स को एक बार फिर से नजर डालते हैं और 66 अंक नीचे है निफ्टी इस वक्त। निफ्टी बैंक की बात करें तो गिरावट निफ्टी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा, 238 अंक नीचे है निफ्टी बैंक, 54,700 के आसपास कारोबार कर रहा है। लेकिन एक बार जरा आपके सामने रखते हैं कि आज का जो ओपनिंग का हीरो है वो कौन सा है, तो वो शेयर है राइट्स, रेलवे वाला शेयर। ये 6% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। और अगर हम आज के फिसड्डी की बात करें तो फिसड्डी को एक शेयर हम चुन नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा फार्मा शेयर एक लाइन से हम देख रहे हैं कि NSE 500 की जो कंपनीज हैं
स्ट्राइड्स में करीब 6% की गिरावट है। इसके अलावा सोलारा एक्टिव, नेटको फार्मा, आरती ड्रग्स, इंडोको रेमेडीज, एलेम्बिक फार्मा, लॉरस, सन फार्मा, ये तमाम शेयर आज भारी भरकम गिरावट के शिकार हो रहे हैं। और निफ्टी फार्मा, देखिए हमारी टिकर टीम लगातार आपको दिखा रही है कि लगातार 5 दिन की गिरावट में तकरीबन 1200 अंक नीचे आ गया है। निफ्टी का फार्मा इंडेक्स करीब 2.5% नीचे है। तो ये पहले भी गिर रहे थे और अब कह सकते हैं कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, वही स्थिति है कि सेंटिमेंट थोड़ा वीक था और ये ट्रंप ने इसमें और ये तड़का कह सकते हैं कि मार दिया और आज पूरा का पूरा फार्मा खेमा वीक दिखाई दे रहा है। ठीक है, इंडेक्स में भी गिरावट थोड़ी बड़ी है, 24,800 के लेवल के बेहद करीब इस वक्त निफ्टी ट्रेड कर रहा है। आज की क्लोजिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि क्लोज कहां पर बाजार जाके करता है। शिवांगी, एक राय जरा आपसे बीएसई पर चाहिए। बीएसई लगातार हम देख रहे कि गिर रहा था शेयर ये, और काफी उठा पटक ये शेयर में हो रही है। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये वीकली एक्सपायरी है, क्या इसको फोर्टनाइटली में बदला जाएगा, क्या होगा, एसईबी क्या करने वाला है। तो थोड़ी सी ना अनिश्चितता की स्थिति है। बीएसई करीब 2% ऊपर, हालांकि अभी भी 2100 रुपए के नीचे। आपके हिसाब से कुछ ट्रेड करें या फिर बीएसई को अवॉइड कर देंगे अगर किसी के पास ट्रेड नहीं है तो? जी अभिषेक, बीएसई की अगर हम यहाँ बात करें तो लगातार पिछले 5 सालों से कंसिस्टेंटली इसमें हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बने हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट टू पॉजिटिव है। ऑफ कोर्स हमने देखा है कि लगातार पिछले 3 महीनों से गिरावट देखने को मिली है, बट अगर पोजिशनली कोई होल्ड कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म प्रेशर जो है वो थोड़ी बहुत और देखने को मिल सकती है, क्योंकि मोमेंटम बिल्कुल फिजल आउट हो रखा है और कोई भी माइनर अटेम्प्ट्स ऑफ रिकवरी भी हम देख रहे हैं कि सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए वेट एंड वॉच की नजरिया ही रहेगी। फिलहाल हम थोड़े मोमेंटम का वेट कर सकते हैं, तब तक अवॉइड करें, और इस लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है, लंबी अवधि के लिए आप चाहें तो बने रह सकते हैं बीएसई में, अदरवाइज इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। रेडिंगटन, ये शेयर लगातार कमजोर हो रहा है और आज हम देख रहे हैं कि 5वें सत्र में ये शेयर गिर रहा है। भाव हो गया है गिर के 260 रुपए के आसपास का। हमने देखा था कि एप्पल के प्रोडक्ट्स के लॉन्च के अराउंड एक पॉजिटिविटी आई थी रेडिंगटन में, क्योंकि ये रीसेलर है भारत में एप्पल की। रेडिंगटन, इस पर आदित्य जी आपका क्या व्यू होगा? किसी के पास अगर तेजी की पोजीशन है, क्या एग्जिट मार लें, क्योंकि इसकी सुस्ती, इसकी कमजोरी छट नहीं रही है? अभिषेक जी गुड मॉर्निंग। बट फॉल पे वॉल्यूम्स भी नहीं हो रहे, तो मैं कहीं ना कहीं इसमें सजेस्ट करूंगा कि बने रहे, एक स्टॉप लॉस लगाए 255 रुपए का नीचे में और वेट करे। हो सकता है कि ये जस्ट एक कूल ऑफ है, बड़ा अपमूव आया था स्टॉक में 240 से 320 रुपए तक और फिर वहां से हम थोड़ा सा कूल ऑफ देख रहे हैं। मार्केट की सेंटिमेंट्स भी वीक है। इंटरेस्टिंग यही है कि वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग प्रेशर नहीं देखने मिल रहा है हमें, तो मे बी जो पोजीशन पहले बिल्डअप हुई थी वो अभी भी इंटैक्ट है। तो मैं सजेस्ट करूंगा 255 का स्टॉप लॉस लगाए यहाँ पे, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर एग्जिट कर दे पोजीशन को। और फ्रेश एंट्री के मौके अगर आप ढूंढ रहे हैं यहाँ पे तो रिस्क टू रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। सो 255 के स्टॉप लॉस के साथ आप एक फ्रेश एंट्री के मौके भी देख सकते हैं यहाँ पे, और टारगेट्स यहाँ पे 300 से 320 के वापस निकल कर आएंगे। 320 ये बड़े टारगेट यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा 255 का आदित्य जी ने दिया है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स है जहाँ पर अच्छे आज लॉन्ग पोजीशन बनते दिख रहे हैं, उसमें एयू स्मॉल फाइनेंस, यहाँ पर अच्छी तेजी दिख रही है, 1.5% से ज़्यादा की तेजी लॉन्ग बिल्डअप होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पर शिवांगी क्या सलाह है एयू स्मॉल फाइनेंस पे? जी बिल्कुल, एयू स्मॉल फाइनेंस की यहाँ पे अगर हम बात करें, कोर्स पूरे बैंकिंग स्पेस में और नॉन बैंकिंग काउंटर्स में भी एक अच्छी मोमेंटम बनते हुए दिखी है, और ये स्टॉक जो है लो लेवल से इमर्ज होते हुए दिखा है एक अच्छे बेस को रिस्पेक्ट करते हुए 680 के लेवल्स पे। तो हालांकि यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी अपमूव देखने को मिल रहा है, बट मोमेंटम रिक्वायर्ड है फॉर द फ्रेश लेग ऑफ रैली। अच्छी बात ये है कि अपने 50 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी अपमूव हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं राउंड अबाउट नेक्स्ट 775 तक के लेवल्स के लिए, बट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 740 का एक अहम लेवल रहेगा इमीडिएट बेसिस पे। अगर आपको यहाँ पे ट्रेड करना है तो 740 का एक अहम लेवल है, अहम सपोर्ट लेवल है, उसके आसपास का स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखिएगा, ऐसा शिवांगी जी को लगता है। कुछ और स्टॉक जो शुरुआती ट्रेड में जहाँ पर शॉर्ट कवर होते हुए दिख रहे हैं, एक्साइड में भी तेजी है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट
कवर होते हुए दिख रहे हैं। तेजी आधे % के आसपास की तेजी दिख रही है। रूपक जी, यहाँ पर बताइए, एक्साइड इंडस्ट्रीज यहाँ पे क्या करना चाहिए? डेफिनेटली इंट्राडे चार्ट पे ये थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है, लेकिन इसका अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा लॉन्गर टर्म चार्ट में ये ब्रेकडाउन देते हुए दिख रहा है। अभी इसका सपोर्ट है 390 का। 390 टूटा तो एक सिग्निफिकेंट करेक्शन आ सकता है, बट किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड कर सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 390 के नीचे एग्जिट ले लीजिए। तो 390 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करने की सलाह एक्साइड के लिए आ रही है। एक और स्टॉक है जहां पे शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, वो है एपीएल अपोलो का काउंटर। आदित्य जी, एपीएल अपोलो ट्यूब ये कैसा दिख रहा है आपको? अच्छा बिल्डअप इसमें जरूर हो रहा है, सेटअप है एक शॉर्ट कवरिंग रैली के लिए। अगर स्टॉक 1720 के ऊपर निकालता है विश्व मोहन जी, तो मेरे हिसाब से तब एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें इसमें अच्छी देखने मिल सकती है। 1850 के टारगेट्स के लिए फिर खरीदारी करे, बट इसको वेट करे, 1720 निकालने दे स्टॉक को, क्योंकि वहां पे एक रेजिस्टेंस है। एक बार 1720 निकालता है तो आप एडिशन कर सकते हैं इसमें, फ्रेश लॉन्ग एडिशन। स्टॉप लॉस लगा है इसमें 1670 रुपए का और टारगेट 1850। ठीक है, 1670 रुपये का लेवल इसमें आप नज़र में रखिए एपीएल अपोलो के लिए स्टॉप लॉस के तौर पर, और 1750 के टारगेट होंगे। बाजार में गिरावट देखिए और बढ़ गई है, मतलब शुरुआत जो हुई थी करीब 40 अंकों की नरमी पर हुई थी, लेकिन निफ्टी इस वक्त है करीब 120 अंक नीचे और 24,800 की क्रूशियल सपोर्ट को निफ्टी ने ब्रेक किया है। आधे % की गिरावट है। निफ्टी बैंक की बात करें तो गिरावट निफ्टी के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है, 350 अंक नीचे निफ्टी बैंक है और 54,600 के आसपास आ गया है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक के लिए अब जो इमीडिएट जो सपोर्ट है वो है 54,500 का। 54,500 अगर ब्रेक हुआ तो फिर से वही सवाल पूछे जाएंगे कि क्या 54,000 के नीचे निफ्टी बैंक फिर से फिसलेगा। तो ये बाजार की चिंता है और ये बाजार में लगातार एक परेशानी का सबब बना हुआ है। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो 12 में से 11 शेयर कमजोर हैं और सिर्फ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इकलौता शेयर है जहां पर आज हम देख रहे हैं कि तेजी है। सरकारी बैंक अब तक थोड़े बेहतर परफॉर्म करते हुए दिख रहे थे, लेकिन सरकारी बैंकों का खेमा भी आज निराश कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लूजर है निफ्टी बैंक में वो है पीएनबी का शेयर। करीब 1.5% के आसपास की गिरावट यहां पर हम देख रहे हैं और आईसीसी बैंक में कमजोरी है। एचडीएफसी बैंक अब नीचे जाके कारोबार कर रहा है, 950 रुपए के नीचे है, 946 रुपए के प्राइसेस हम देख रहे हैं। शिवांगी, एचडीएफसी बैंक क्या शॉर्ट करें? यहां से शॉर्ट करके पैसे बन जाएंगे? जी बिल्कुल, मेरी राय यहाँ पे रहेगी कि हम ऑफ कोर्स बैंकिंग स्पेस में शॉर्ट करने की जल्दबाजी ना करें। एचडीएफसी बैंक ने, हालांकि हमने देखा है कि एक प्रीवियस सपोर्ट लेवल्स रीटेस्ट करते हुए दिख रहा है, बट ओवरऑल कंसोलिडेटिव व्यू रहेगा यहाँ पे। काफी रेंज बाउंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जब तक यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक इम्पॉर्टेंट लेवल यानी कि 54,500 ब्रीच नहीं होता है, वहाँ हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो ये लेवल्स बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, क्रूशल रहेगा डिसाइड करने के लिए कि नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी कैसे शेप आउट करती है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक को लेकर और बाकी बैंकिंग शेयरों को लेकर ये व्यू है। लेकिन अगर हम तेजी वाले शेयरों की बात करें तो देखिए कुछ सिलेक्टिव ऑटो स्टॉक्स में आज हम मोमेंटम देख रहे हैं। मारुति सुजुकी तो लगातार मजबूत है, करीब आधा % ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा, लेकिन टाटा मोटर गिरावट थोड़ी थम रही है। एक अच्छी न्यूज आई थी, इनकी तरफ से अपडेट आया था, और इसके अलावा आयशर में 1% के आसपास की तेजी है। रूपक जी, एक बार आयशर पर व्यू दीजिए आप। आयशर में क्या हम तेजी की यहां से उम्मीद करें? कोई ट्रेड बन रहा है तो आप जरा उसके बारे में बताइए। आयशर मोटर का कंटिन्यूअसली स्ट्रेंथ पे चल रहा है उसका ट्रेंड, और अभी फिलहाल अगर इंट्राडे चार्ट देखें तो इसने इंट्राडे चार्ट पे भी स्ट्रेंथ दिखाया, तो मुझे लगता है कि सेंटिमेंट शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव रहेगा। इनफैक्ट जब तक 6900 के ऊपर होल्ड करे तब तक सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा, बाइंग कंटिन्यूड रहेगा। अपसाइड में 7300 तक जा सकता है और बाई की सलाह रहेगी स्टॉक में, और नीचे 6900 का स्टॉप लॉस डालना होगा। ओके, तो आयशर को लेकर ये व्यू निकल कर आ रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते, एक और अपडेट आपको दे दो कि रक्षा मंत्रालय ने एचएएल के साथ करीब 62,400 करोड़ रुपए की बड़ी डील की है। इसके तहत सरकार 97
तेजस विमान खरीदेगी। इस डील से जुड़ी अहम बातों पर कंपनी के सीएमडी डॉक्टर डीके सुनील से बात की हमारे सहयोगी सुजोय चौधरी ने। आपका सबसे बड़ा दिन है ये, 97 एयरक्राफ्ट, 67,000 करोड़ का डील। ये देश के लिए एक इंपॉर्टेंट डे है, हैल के लिए तो है ही, एयरफोर्स के लिए भी है। आप बताइए। जी, ये बहुत ही खुशी का दिन है कि हमने इतने बड़ा ऑर्डर हमको आया है और ये आत्मनिर्भरता के लिए ये बहुत ही बड़ा कदम है कि जो सरकार कह रही है कि हमको देश में ये एरोस्पेस इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है, तो सरकार इतने बड़े जब ऑर्डर देती है तो सब जितने भी लोग इसमें हमसे जुड़कर काम करते हैं सबको खुशी होती है कि उनके लिए ऑर्डर्स रहेंगे और उनकी फैक्ट्री चलेगी और हर जगह उसके लिए उद्योग का इजाफा भी होगा। तो हमारे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है। और जैसे हमने 83 ऑलरेडी हमको ऑर्डर था, ये भी 97 भी होगा, तो 180 कुल मिला के हम बनाएंगे अगले 7-8 सालों में। तो देश में ये एक प्रोत्साहन है जो हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं कि हमको आत्मनिर्भर बनना है, स्वदेशी बनाना है। तो इससे बड़ी मिसाल क्या है कि इतना बड़ा ऑर्डर जब एचएएल को देते हैं तो इससे हर एक क्षेत्र जो हमारे साथ जो भी हमारे साथ काम करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। ये तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी है आपके लिए। देखिए, आत्मनिर्भरता हम सचमुच कर सकते हैं। 67 प्लेन्स, फाइटर प्लेन्स हम बना सकते हैं, 6-7 साल में बनाएंगे, 180 प्लेन बनाएंगे। हमारा एयरफोर्स का इतना शॉर्टेज है, इतनी 180 फाइटर प्लेन आ जाएगा एयरफोर्स के पास। ये तो इट्स अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस इन नॉट ओनली एचएएल बट इन आत्मनिर्भरता। जी हाँ, अगर आज हमारे 10 जहाज ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, 3 इंजन हैं, आपने देखा होगा, काफी मीडिया में भी आया था। तो हमारे जो जहाज है वो बन रहे हैं और जी ने भी वादा किया है कि 12 इंजन हमको ये साल में फाइनेंशियल ईयर में दे देंगे, तो 12 एयरक्राफ्ट ये साल में बन ही जाएंगे। तो हमारे तरफ से जितने भी 3 लाइन है, 2 बेंगलुरु में, 1 नासिक में, जो हाल ही में उसका इनॉग्रेशन भी होगा, तीसरा लाइन से पहला एयरक्राफ्ट अक्टूबर में। तो और चौथा लाइन जो है वो प्राइवेट सेक्टर में, जैसे वो हमको सेंट्रीफ्यूजलाज विम बना रहा है, विंग्स एलएनटी बना रहा है। इस हिसाब से हमारे जो साथी है, कंपनीज है, ये इन सब के लिए ये एक बहुत बड़ी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बोलिए कि सरकार भी हम पर भरोसा कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि देश का आत्मनिर्भरता के लिए इस क्षेत्र में इसके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। चलिए, तो ये थे एचएएल के मैनेजमेंट एमडी थे डॉक्टर डीके सुनील, उससे बात कर रहे थे हमारे सहयोगी, और ये जो मेगा डील हुई है उस पर वो अपडेट देते हुए और आगे के उनके प्लान्स क्या है। तो आपने सुना, आज कमज़ोर सेंटीमेंट कमज़ोर है, लेकिन डिफेंस स्टॉक्स में आज थोड़ी बहुत आज भी खरीदारी है। कल भी हमने अच्छी तेजी देखी थी और यूरोपियन मार्केट में भी हमने देखा था, जो वहाँ के जो डिफेंस स्टॉक्स है वो भी काफ़ी तेज़ नज़र आ रहे थे और ट्रंप के उस बयान के बाद से तेज़ नज़र आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन अगर चाहे तो वापस से नाटो की मदद से वो अपनी टेरिटरी को रिक्लेम वापस से कर सकते हैं रूस से। तो ये एक तनाव वाला बयान था जिससे लग रहा था कि आगे चलकर डिफेंस स्टॉक्स को सपोर्ट मिल सकता है और कल के सत्र में अच्छी तेजी दिखी थी। हालांकि आज मार्केट का सेंटीमेंट कमजोर है, इस वजह से ये दबाव दिख रहा है डिफेंस स्टॉक्स पे। आदित्य, एक बार फिर से डिफेंस स्टॉक्स पर, हालांकि एचए पर राय हो गई थी, लेकिन यहां से कुछ पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है, आपने मैनेजमेंट को भी सुना, आगे क्या लग रहा है, इन स्टॉक्स का क्या होगा, कैसे क्या खरीदारी के लिए यहाँ पे मौके हैं अभी भी? बिल्कुल विश्वमोहन जी, एचएएल कंटिन्यूड अच्छा लग रहा है, मुझे हिसाब से खरीदारी इसमें करनी चाहिए और आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा मूव एचएएल में देखने मिलेगा। इजीली आपको यहाँ पे टारगेट्स अचीव होते हुए दिखेंगे 5080, 5200 के। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो एक बीईएल का भी स्टॉक है जो कि लगातार हायर हाइज हायर लो बनाते आया है और करंट लेवल्स पे मैं बोलूंगा आपके पास यहाँ पे भी मौके हैं खरीदारी करने के लिए। नीचे स्टॉप लॉस 390 का लगाना है और ऊपर में आपको 430 के लेवल्स निकल कर आते हैं। तो एचएएल और बीईएल ये 2 स्टॉक है मेरे रडार पे जो कि डिफेंस के क्षेत्र से मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में आपको अच्छी खासी मुनाफे दे सकते हैं।
और वीएल आपको यहाँ पर आपकी तरफ से टॉपिक निकल कर आ रही है। एक और सेक्टर है जहाँ इस पूरे हफ्ते दबाव दिखा है, वो है रियल एस्टेट का, जहाँ पे ब्रोकरेज हाउसेस की कमज़ोर रिपोर्ट थी, उसके बाद से ये दबाव बना था। आज उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ से कुछ रिकवरी लौटे, लेकिन आज भी कमज़ोर है। हालांकि बाकी दिनों के मुकाबले आज कमज़ोरी थोड़ी कम है। ब्रिगेड करीब 0.5% कमज़ोर है, फिनिक्स पे दबाव दिख रहा है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर दबाव दिख रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे भी है जहाँ पर लोढ़ा है, जहाँ पर आज रिकवरी लौटी है। अनंतराज में भी तेजी दिख रही है। यहाँ पर शिवांगी, आपको क्या पसंद आ रहा है? रियल एस्टेट में कुछ टॉपिक है आपकी तरफ से जहाँ पे खरीदारी के मौके आपको दिख रहे हों? जी, रियल एस्टेट पैक्ट में अगर हम नज़र रखें तो इनका कोरिलेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है मार्केट्स के साथ, तो हम यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। मार्केट्स में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आएगी तब हम इन सारे ही स्टॉक्स में फोकस कर सकते हैं। ठीक है, आप ये देखिए निफ्टी की गिरावट थोड़ी सी और बड़ी है, 110-15 अंकों के आसपास की होगी ही। लेकिन जो नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि निफ्टी आईटी का कह सकते हैं कि ये लगातार छठे सत्र में गिरावट हो रही है, और 6 सत्र में जो गिरावट हो गई है वो हो गई है करीब 7% के आसपास की। 34,000 के आसपास निफ्टी का आईटी इंडेक्स आ गया है, और आज तमाम शेयर कमज़ोर होते हुए आपको दिखाई देंगे। इन्फोसिस करीब 1.5% कमजोर है। इन्फोसिस पर अभी थोड़ी देर पहले हमने व्यू लिया, लेकिन इन्फोसिस के अलावा अगर आप देखेंगे तो टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो, ये तमाम शेयर आज गिरने वाले खेमे में ये शामिल है। तो क्लियरली दो धड़े बाजार में ऐसे हैं जो पूरी तरह से मूड खराब करने का काम कर रहे हैं। एक फार्मा, ट्रंप के टैरिफ के चलते, और ट्रंप प्रशासन की कुछ फैसलों के चलते जो हमने देखा कि आईटी शेयर में जो गिरावट का दौर शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और वीज़ा को लेकर अमेरिका में इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स के फ्यूचर को लेकर सवाल अभी भी खड़े हैं, और ये गिरावट हम देख रहे हैं। एक राय आपसे आदित्य जी चाहिए, पावर ग्रिड के शेयर पर कल भी ये शेयर एक्शन दिखा रहा था, आज हम देख रहे हैं कि गिरावट थोड़ी सी और बढ़ गई है। कल करीब 2% नीचे था, आज भी 1.25% ये नीचे है। पावर ग्रिड क्या यहां से और गिरेगा, और क्या कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी पावर ग्रिड में बन रही है? स्टॉक में 2 दिन पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से, और वो कल फेल हो गया, और आज वापस हम कंटिन्यूएशन देख रहे हैं इसमें डाउन ट्रेंड का। 278 इसमें बहुत अहम सपोर्ट है इमीडिएट लेवल्स पे। अगर 278 ब्रेक करके पावर ग्रिड उसके नीचे ट्रेड करता है तो मेरा मानना है यहाँ पे जो वीकनेस है वो और इंटेंसिफाई हो सकती है, और नीचे हमको 272-270 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो 278 का लेवल वॉच करें, उसके नीचे वीकनेस और गहरा सकती है पावर ग्रिड में। इन दैट केस आप फ्रेश शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं इसमें, और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है 282 का 278 के नीचे, और टारगेट्स यहाँ पे निकल कर आएंगे 272-270 के। ठीक है, 270 तक के टारगेट आ जाएंगे। पावर ग्रिड में आप सेलिंग कर सकते हैं, शॉर्ट की पोजीशन आप बना सकते हैं। आज ना मतलब 2 सेगमेंट ने ऐसा मूड खराब किया है कि बाकी बाजार में मतलब स्टॉक स्पेसिफिक कोई चर्निंग खास नहीं हो रही है। बीएसई पर हमारी नजर गई थी, लेकिन बीएसई भी देखिए ऊपरी सरों से नीचे आ गया है। करीब 2% के इनिशियल गेंस थे, अब ये शेयर करीब 1% ऊपर ही आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। इंश्योरेंस में थोड़ी थोड़ी बाइंग हो रही है। आप देखिए आईसीसी लोम्बार्ड के शेयर में हम तेजी देख रहे हैं करीब 1% के आसपास की। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ में हम देख रहे हैं कि 1% की आसपास की मजबूती है। शिवांगी जी, लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में आपके हिसाब से कोई ट्रेड का मौका? अच्छा ठीक है, शिवांगी से संपर्क नहीं हो रहा है। रूपक जी, आप जरा व्यू दीजिए। देखिए बाजार कमजोर है, फिर भी थोड़ा मोमेंटम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं इंश्योरेंस स्टॉक्स। जी हाँ, अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो ये स्टॉक में तो फॉल था, बट स्टॉक प्रीवियस स्विंग लो के पास पहुंच गया। तो इस लेवल के आसपास से एक डिमांड एक्सपेक्टेड है, और मुझे लगता है 580 का सपोर्ट रहना चाहिए, 580 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। बाइंग की सलाह रहेगी, और अपसाइड में मुझे लगता है 615 620 तक जा सकता है ऊपर। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को लेकर ये राय निकल कर आ रही है। लेकिन चलिए, वक्त हो चुका है हमारी खास सेगमेंट का, ऑप्शंस के चैंपियन का।
और आज शुरुआती कारोबार के लिए ऑप्शन ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ यस सिक्योरिटीज से लक्ष्मीकांत शुक्ला है। लक्ष्मीकांत जी बताइए, आज कहाँ मौके दिख रहे हैं ऑप्शंस के मार्केट में? जी सुप्रभात। आज ऑप्शन के मार्केट में हम यूनाइटेड स्पिरिट को रिकमेंड करेंगे। यहाँ पर काफी लंबे समय से वीकनेस लग रही है और जब भी ये स्टॉक अपने 200 SMA के पास आता है तो वहाँ पे से हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है। तो हमें नेक्स्ट मंथ का 1300 का पुट ऑप्शन बाय करके चलना है, जो कि भी हमें 22-23 के आसपास मिल जाएगा। इसमें जो हमारे टारगेट आ रहे हैं वो 43 रुपीज़ के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है अराउंड 10 रुपीज़ के आसपास। तो जो लॉट साइज को देखते हुए जो मैक्सिमम रिस्क बन रहा है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 4000 का, और जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो है 8000 रुपीज़ का। ओके, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स की पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है 1300 के स्ट्राइक की, और यहाँ पर जो टारगेट दिए जा रहे हैं 43 का, स्टॉप लॉस है 10 का। शुक्रिया लक्ष्मीकांत शुक्ला जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि ऑप्शंस में उन्हें कहाँ मौके हैं। लेकिन जहाँ आपके जाने से पहले एक और डिस्क्लेमर भी दे दूँ ऑप्शन से जुड़े हुए कि FNO ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और औसतन हर ट्रेडर करीब 1 लाख रुपए का नुकसान करते हैं और घाटा होने के बावजूद उन्हें ट्रांजैक्शन के रूप में 28% देना पड़ता है। मुनाफा होने पर भी 15 से 50% उनके सिर्फ ट्रांजैक्शन खर्च में चले जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सेबी की तरफ से डिस्क्लोजर दिए गए हैं, इसके बाद ही आप ट्रेड करें और बिना किसी फाइनेंशियल एडवाइजर्स की मदद के आप ट्रेड ना करें। हम एजुकेशनल पर्पस की वजह से ये इस तरह के प्रोग्राम चलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। आज के सत्र में फार्मा स्टॉक्स काफ़ी कमज़ोर है, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है शुरुआती कारोबार के बाद, जिसमें बायोकॉन, जाइडस, लॉरस लैब्स, यहाँ पर गिरावट बढ़ती जा रही है। शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ और गिरावट बढ़ सकती है क्या? आदित्य जी बताइए, जाइडस, बायोकॉन और लॉरस लैब ये तीनों ज़्यादा कमज़ोर दिख रहे हैं, तीनों डेरिवेटिव के स्टॉक्स हैं। थोड़ी बहुत गिरावट आ रही है विश्वमोहन जी, मैं रूल आउट नहीं करूंगा, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था शॉर्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है लोअर लेवल से यहाँ पे फार्मा स्टॉक्स में बाइंग देखने में मिल सकता है। एक लॉरस लैब्स का स्टॉक है जो थोड़ा बहुत वीक लग रहा है मुझे, थोड़ा नीचे 850 के लेवल्स तक टेस्ट कर सकता है। उसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत अग्रेसिव हमें फार्मा स्टॉक्स में शॉर्टिंग करनी चाहिए। जैसा कि हमने चर्चा किया था, सन फार्मा का स्टॉक अगर आप देखिए तो काफी ज्यादा रिकवरी आ चुकी है, इसमें ऑलमोस्ट 1600 तक के लेवल को टेस्ट कर चुका है। आप डॉक्टर रेड्डी देखिए, वो ऑलमोस्ट अपने ग्रीन में आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये सब फार्मा स्टॉक्स में लोअर लेवल से हमें बाइंग देखने मिलेगा और एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिल सकती है। तो आप इसमें ट्रैप हो जाएंगे अगर शॉर्ट्स करेंगे। वेट एंड वॉच करें, एक पॉजिटिव टेरिटरी में आने के बाद मेरे हिसाब से इसमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने मिल सकती है फार्मा स्टॉक्स में। ठीक है, फार्मा स्टॉक्स को लेकर ये व्यू, थोड़ी सी रिकवरी आ तो रही है और हमने कहा भी था कि मे भी एक शुरुआत में नी जर्क रिएक्शन आए और उसके बाद संभलने की कोशिश करें। सन फार्मा जो कि हम शुरुआत में देख रहे थे कि करीब 4.5-4.5% ये शेयर गिर गया था, गिरावट रहेगी इसकी आधी, करीब 2-2.5% नीचे आपको ये शेयर दिखाई देगा। लेकिन इंडेक्स में भी रिकवरी आ रही है। निफ्टी में देखिए जो नरमी रह गई है वो 75 अंकों के आसपास की रह गई है, यानी कि लोअर लेवल से करीब 60-65 अंकों का सुधार हो गया है। निफ्टी बैंक की बात करें तो इसमें भी लोअर लेवल से सुधार है, 260-270 अंकों के आसपास की हम कमजोरी देख रहे हैं। और बाकायदा एक सेक्टर हरे निशान में आ गया है और वो है निफ्टी ऑटो। आप देखिए निफ्टी में भी हीरो मोटो, आयशर, मारुति सुजुकी, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। रूपक जी, ऑटो शेयरों पर निश्चित तौर पर आपकी भी नजर गई होगी और ऑटो के अलावा ऑटो एंसिलरी वाले भी जो शेयर हैं, एक्साइड में भी हम एक्साइटमेंट थोड़ी बिल्ड होते हुए देख रहे हैं, करीब 1.5% के आसपास की मजबूती है। कहीं कोई ट्रेड आप रेकमेंड करना चाहेंगे तेजी का? ऑटो सेक्टर में अगर बात करें तो अब भारत फोर्ज भी देखोगे तो भारत फोर्ज में भी नीचे के लेवल से बाइंग आ रहा है, हालांकि एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे है, बट इंट्राडे अगर चार्ट देखें तो इंट्राडे चार्ट में ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म किया और यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है आरएसआई में, उसका खाली क्रॉसओवर बाकी है। तो अराउंड दिस लेवल 1200 के आसपास एक बाइक की सलाह रहेगी भारत फोर्ज में, और अपसाइड में 1226 और नीचे तक का टारगेट रहेगा 1226 और नीचे स्टॉप लॉस लगाना होगा 1188 की। ठीक है, ये रिकमेंडेशन है आपके लिए ऑटो में।
एक शेयर बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस से मैं ज़रा चाहूँगा कि स्क्रीन पर लेकर आएं डायरेक्टर साहब आप, और वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। ये निफ्टी का पार्ट भी है और इसमें हम सस्टेन्ड बाइंग देख रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है। आज की भी तेज़ी है, लेकिन पिछले 4 सत्र से ये शेयर चल रहा है। बाजार तो लगातार 6 सत्र से गिर रहा है, लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में मोमेंटम है। और कुछ दिनों पहले मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट भी आई थी बैंक को लेकर, और उन्होंने इसमें बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी, और उनके भरोसे पर पूरी तरह से खरा उतरता हुआ ये शेयर ये 1-1.5% के आसपास की तेजी है। आदित्य जी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हालांकि अपने पुराने लेवल्स को थोड़ा रीगेन करने की कोशिश है, एक महीने की ऊंचाई पर आपको शेयर दिखेगा। हालांकि ऊपरी स्तर से तो अभी भी काफी ज्यादा ये नीचे है। 850 रुपए वाला शेयर अभी भी 750 का ही है। चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, तेजी और बनेगी यहां से? बिल्कुल अभिषेक जी, और इसको मैं रेकमेंड करूंगा पोजिशनल ट्रेड के लिए, ना कि इंट्राडे ट्रेड के लिए या शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए। और एयू फाइनेंस बैंक के साथ मैं एक और नाम जोड़ना चाहता हूं, आरबीएल बैंक का। पहले हम एयू फाइनेंस बैंक की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको आने वाले दिनों में इसमें 820 से लेके 860 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अगर आपके पास स्टॉक ऑलरेडी है तो आप बने रहे, अगर आपको फ्रेश एंट्री के मौके ढूंढ रहे हैं आप स्टॉक में, तो करंट लेवल से भी खरीदारी कर सकते हैं। और अगर इसमें थोड़ी बहुत गिरावट आती है 730 740 के आसपास, तो आप इसमें पोजीशन को और ऐड करिए। और नीचे 710 का बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है, तो इसमें एक पोजिशनल ट्रेड बना है एयू फाइनेंस बैंक में। एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है यहाँ पे, और जैसा कि मैंने कहा आने वाले दिनों में आपको 820 860 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अब अगर हम इसके अलावा अगर आरबीएल बैंक की चर्चा करें तो आपको बहुत ही सिमिलर एक सेटअप इसमें भी देखने मिलेगा। एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है आरबीएल बैंक में। मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में आपको इसमें 290 से लेके 300 के लेवल्स आरबीएल बैंक में भी देखने मिल सकते हैं। तो करंट लेवल्स में मैं सजेस्ट करूंगा आरबीएल बैंक पे भी थोड़ा सा फोकस करें, और इसमें भी एक पोजिशनल ट्रेड आप बिल्ड कर सकते हैं। और नीचे अगर 270 के आसपास आता है तो पोजीशन में और एडिशन करें, और 265 से 260 के बहुत अच्छे सपोर्ट्स है। तो ये दोनों ही बैंक बहुत बेहतरीन लग रहे हैं, आरबीएल बैंक और एयू फाइनेंस बैंक, और इसमें एक पोजिशनल ट्रेड आप ले सकते हैं कम से कम 1 से 2 महीने के लिहाज से। ठीक है, आरबीएल बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये दोनों के दोनों बैंक आदित्य जी को अच्छे लग रहे हैं। बाजार लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी के साइंस दे रहा है, और ऑटो शेयरों में मोमेंटम बन रहा है, और कुछ बैंकिंग स्टॉक्स में, लेकिन फार्मा की सेहत है ख़राब। हालांकि अगर आप इंट्राडे में शुरुआती जो झटका लगा था वहां से थोड़ा बेहतर आपको माहौल दिखाई देगा। और आज फार्मा शेयरों में कमजोरी की वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने फिर से टैरिफ वॉर छेड़ दिया है, और 1 अक्टूबर से ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं के इंपोर्ट पर 100% टैरिफ का ऐलान किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा मौजूद हैं। सृष्टि, बताइए क्या डिटेल्स हैं और भारतीय कंपनियां कितनी प्रभावित होंगी, क्योंकि हमारा ज्यादातर एक्सपोर्ट तो जेनरिक्स का है। जी हाँ, देखिए अच्छी बात यह है कि जो 250% टैरिफ की बात हो रही थी, अब कहीं ना कहीं इस पर क्लैरिटी आ रही है और 100% टैरिफ लगते हुए दिखा है। पर ये जो है कहीं ना कहीं एक सिल्वर लाइनिंग आप कह सकते हैं इंडियन फार्मा कंपनीज के लिए है, जो क्योंकि जो आज टैरिफ के अनाउंसमेंट हुए हैं 100% टैरिफ के, वो केवल ब्रांडेड ड्रग्स पे हुए हैं। इसमें जेनरिक का कोई मेंशन नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय कंपनीज का एक्सपोजर जो यूएस मार्केट में है, वो मेजॉरिटी एक्सपोजर जो है वो जेनरिक दवाओं के लिए है। तो कहीं ना कहीं भारतीय कंपनियों को इससे राहत जरूर हो सकती है। पर दूसरी बात यह भी है कि ऐसा नहीं है कि सारी दवाइयां जो वो जेनरिक एक्सपोर्ट होती हैं, कई सारे पोर्टफोलियोज जो हैं वो ब्रांडेड भी रहते हैं। आपको बता दें कि कंपनीज के लिहाज से देखिए तो सबसे ज्यादा एक्सपोजर जो है वो बायोकॉन और सन फार्मा का फिलहाल निकल कर आता है ब्रांडेड साइड पे। पर यहाँ भी एक राहत की बात यह है कि बायोकॉन की ऑलरेडी कुछ फैसिलिटीज जो हैं वो यूएस में है, जहां से वो अपना प्रोडक्शन करें, तो भी जो है उनको एक राहत मिलेगी। और सन फार्मा की बात करें तो हाँ, वहाँ भी उनकी यूएस में फैसिलिटीज ज़रूर है, पर कहीं ना कहीं निर्भरता भारत में भी है। तो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि आगे चल के क्या सन फार्मा कोई केपेक्स के। शुक्रिया सृष्टि, ये पूरी जानकारी देने के लिए, और उसका इम्पैक्ट भी साफ तौर से दिख भी रहा है, और तमाम फार्मा स्टॉक्स आज कमज़ोर दिख रहे हैं। एक और स्टॉक है फार्मा में ही, नाटको फार्मा। ये देखिए आज यहाँ पे काफ़ी कमज़ोर है। अगर 52 वीक हाई से अगर आप देखें तो करीब 40% ये नीचे ट्रेड कर रहा है, और आज के सत्र में 4% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। हमने देखा था जो इसका 52 वीक हाई था वो 1500 रुपये के ऊपर का था, वहाँ से काफ़ी गिरावट अब तक आ चुकी है। रूपक जी, यहाँ पर बताइए नाटको फार्मा में क्या लग रहा है, यहाँ इसकी चाल आगे कैसी रह सकती है? इतनी गिरावट के बाद कुछ मौके हैं, अभी वेट करें?
तक सेंटिमेंट शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव रहेगा, बट इमीडिएटली शॉर्ट करना सही नहीं रहेगा, जैसे आदित्य ने बता रहा था। तो एक बाउंस के लिए वेट करना चाहिए। आइदर आप इंट्राडे या वेरी शॉर्ट टर्म के लिए एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो इस लेवल पे, और स्टॉप नेटको। तो फार्मा स्टॉक्स को लेकर ये है और उसकी कमजोरी आज साफ तौर से दिख भी रही है। अब देखते हैं आगे किस तरह की रिकवरी आती है। हालांकि बाजार में निचले स्तर से हल्की रिकवरी जरूर दिख रही है, लेकिन अभी भी उस तरह के डिसाइसिव कुछ संकेत नहीं दिख रहे हैं बाजार में। कुछ और स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं जहां पर आज के सत्र में कमजोरी ज़्यादा दिख रही है, और वो है जहां पे शॉर्ट पोजीशन भी बनते दिख रहे हैं। HDFC AMC, यहाँ पर भी शुरुआती कुछ दबाव दिख रहे हैं, कुछ नए शॉर्ट पोजीशन भी क्रिएट होते दिख रहे हैं। HDFC AMC, यहाँ पर क्या राय है आदित्य जी? थोड़ी बहुत वीकनेस मुझे लग रहा है यहाँ पे देखने मिल सकता है हमें विश्व मोहन जी, क्योंकि एक अच्छा खासा अपमूव आया था स्टॉक में, थोड़ा नेगेटिव डाइवर्जेंसेस देखने मिल रहे हैं स्टॉक में। तो थोड़ा कूल ऑफ यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 5600 से लेके 5500 के लेवल्स हमें नीचे की तरफ देखने मिल सकते हैं। एक रेंज में रहेगा स्टॉक मेरे हिसाब से, 5500-5600 एक अच्छा सपोर्ट है स्टॉक का, और ऊपर में 5800 से लेके 6000 का एक रेजिस्टेंस है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है टॉप अपर एंड ऑफ द रेंज से ये थोड़ा बहुत स्लाइड होके लोअर एंड ऑफ द रेंज पे आ सकता है। तो अगर आप शॉर्ट के मौके ढूंढ रहे हैं तो एक बार 5700 के नीचे इसमें फ्रेश शॉर्ट करे, और टारगेट्स यहाँ पे 5600 5500 के आएंगे, और स्टॉप लॉस फिर आपको लगाना है 5750 का। तो HDFC AMC आपको लग रहा है कि अगर किसी को शॉर्ट करना है तो यहाँ पे 5700 रुपए के नीचे आने दे, फिर शॉर्ट करे, और वो फिर 5600 और फिर 5550 5500 तक भी आ सकता है। और ऊपर में रेजिस्टेंस जो दिख रहा है इनको 5800 6000 का रेजिस्टेंस दिख रहा है। शुक्रिया आदित्य जी, आपने वक्त निकाला। जाने से पहले डिस्क्लेमर सर। जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए वो क्लाइंट्स को रिकमेंडेड हो सकते हैं, उनके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक्स नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें क्या करना चाहिए मार्केट में। चलिए एक और अपडेट दे दूं कि हिंदुस्तान जिंक का आगे के लिए क्या ग्रोथ प्लान है। इस पर कंपनी के CEO अरुण मिश्रा जी से खास एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारी सहयोगी अशेषा ने। आइए आपको वो बातचीत का अंश दिखाते हैं। सबसे पहले आप अगर हमें बता पाए इस माइन के बारे में, कितना रेवेन्यू इस माइन जनरेट करती है, कितने रिजर्व्स ऑलरेडी यहाँ पर है? ये सिंधेश्वर खुर्द माइन दुनिया का 3rd लार्जेस्ट माइन है, सबसे बड़ा माइन है, और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये मायने रखता है, इसलिए कि हमारे जितना सिल्वर प्रोडक्शन होता है उसका करीब 80% यहीं से आता है। तो ये माइन लगभग हमारा जितना रेवेन्यू है उसका 1/3 इसी माइन से आ जाता है, और ये बहुत ही उम्दा किस्म का माइन है, अच्छी ग्रेड है। एंड आप देख रहे होंगे ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हम लोग जो इसको डेवलप किया है। हिंदुस्तान जिंक के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत, आप पूरी बातचीत देख पाएंगे आज दोपहर 1 बजे। हमारी सहयोगी अशेषा ने ग्राउंड पर जाकर वहां पर पूरी पड़ताल की है, उनसे जाना है उनके प्लान्स को लेकर। ये पूरा अपडेट आपको 1 बजे आज दिखाएंगे। हिंदुस्तान जिंक के CEO अरुण मिश्रा से खास बातचीत।